आप 2 पराठे खाएं या 6 पराठे खाएं, ये आपको आज़ादी है। 8 बजे तक आपको मनपसंद खाना पेट भर के नाश्ता कर लेना है। अपने वजन को 5 से मल्टीप्लाई करके सलाद खाओ। जो लंच में दाल सब्जी खाई है वो दाल सब्जी डिनर में ना खाएं, बदल बदल के खाएं। आप बहुत ज्यादा खा लो और फिर भी आपके साथ फैट नहीं बढ़े, ये कैसे संभव है? मैं आपको क्वांटिटी बताने वाला कौन? कोविड के टाइम पे मोटे हुए वो क्यों हुए? दाल चावल रोटी सब्जी एग फिश चिकन के अलावा आप खाओगे क्या? पिज्जा, पराठा, पास्ता खाओ और वजन घटाओ का अम्बिलिकल कॉर्ड कहाँ से और कैसे आया? पेट भर के गोलगप्पे खाओ। और मैगी भी जुड़ गया है कि मैगी एज मैगी खाओ, नॉट एज नूडल्स बट मैगी खाओ, वजन उससे भी कम होता है। डिनर करेंगे, सो जाएंगे, उनका वेट बढ़ता है। पहले अपने सिस्टम को तो बख्तरबंद कर लीजिए, उसको तो स्टील स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। सुबह हल्दी के शॉट्स लो, मतलब पता नहीं क्या क्या करते हैं लोग, और ये नहीं पता कि 200 ग्राम से कम फ्रूट आपको बिल्कुल भी नहीं खाना है। पिज्जा में वो फायदे की चीजें होती है पर जितनी पराठे में होती है। छापे वाले जो लोग हैं, सर्टिफाइड क्वालिफाइड लोग हैं, ये इसको बोलते हैं चीट मील। हर व्यक्ति को अपना वजन हर दिन लेना चाहिए और रिकॉर्ड करना चाहिए। लाइफस्टाइल बदलना है, डाइट में नहीं पड़ना है। टीवी देखते हुए अगर खाना खाओ तो क्या प्रॉब्लम क्या है? जिनको थायराइड है या जिनको डायबिटिक पेशेंट्स हैं, उनके लिए क्या होता है आपके पास? थायराइड नाम की कोई चीज होती नहीं, कोई भी हार्मोन होता नहीं है। क्या आपके इस कोर्स में एक्सरसाइज का कहीं पे कोई स्कोप है? जो लोग कहते हैं मैं जिम जाती हूँ, हम कहते हैं मना करते हैं बंद कर दो जाना। तो ये 100 किलो के होते हैं ना, वो खाना खा खा के 100 किलो के हो जाते हैं। बिल्कुल नहीं, ये सब भूखे बैठे हैं। मेडिकल और फार्मा इंडस्ट्री के कुछ चीजों में कुछ ऐसा लगता है कि चीजें हाइप करके लोगों को डरा के शायद वो अपना बिजनेस चलाते हैं। रात भर की 7 घंटे की नींद में जो प्यूरिफिकेशन होता है, उसका वेस्ट मटेरियल वहां पे इकट्ठा हो जाए और उसमें इतना दम होना चाहिए उसको होल्ड करके रखे। आपको ये पता नहीं चल रहा है क्या है, प्यास क्या है, वो क्या है, प्यास क्या है, छिछी क्या है, सुसु क्या है। मतलब आपको अगर छिछी आ रही है तो सुसु चले जाए। नॉनसेंसिकल बातें हैं ना। इनके यंग माइंड को ऐसा करप्ट कर देते हैं कि खाना जहर है। खाना बिल्कुल भी नहीं खाना है, आप जो मर्जी खाइए। राइस बैड फॉर वेट लॉस? राइस से ही वेट लॉस होगा। इंटरमिटेंट फास्टिंग करनी चाहिए, हाँ या नहीं? शुगर पॉइजन है या नहीं? अमृत भी पॉइजन होता है। जो लौकी के जूस और ये सब पीते हैं वो घी हेल्दी है देसी घी? क्या स्ट्रेस से वजन बढ़ता है? वजन से स्ट्रेस बढ़ता है। 20% डॉक्टर्स बहुत मोटे हैं। भिगो के बादाम तो बहुत लोग खाते हैं सुबह 8-10। नट्स, सीड्स और ड्राई फ्रूट्स। नमस्कार दर्शकों, दर्शना शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस पॉडकास्ट में हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं वो है पिज्जा, पास्ता, पराठा खाओ और वजन घटाओ। हमारे साथ जो गेस्ट हैं वो कहते हैं कि आप खूब खाइए और वजन घटाइए। क्या वाकई ऐसा संभव हो सकता है? अभी तक जो हमने सुना है, जो पढ़ा है, कैलोरी डेफिशिएंट की बात जो होती, क्या वो सब गलत है, वो सब झूठ है या कुछ और? इस पर आज विस्तार से हम इस पॉडकास्ट में चर्चा करेंगे, डीप डाइव करेंगे कि ये कितना सच है और इसके पीछे अगर कोई कॉन्सेप्ट है तो वो क्या है और इससे क्या वाकई लोगों को फायदा हो रहा है। हमारे साथ हैं इस कॉन्सेप्ट को सामने लाने वाले सुधीर अष्टा जी, जो वेट लॉस एक्सपर्ट हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच अर्चना जी, अपने इस शो पे मुझे इनवाइट करने के लिए और मुझे मौका देने के लिए कि ये जो विचारधारा डेवलप हो रही है और अब धीरे धीरे पूरी दुनिया में छा रही है, और अधिक लोगों तक इसको पहुंचाने के लिए और उनके जीवन को बहुत खूबसूरत और आनंददायक बनाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सर, आपने विचारधारा की बात की, खाने की विचारधारा, इसी से शुरू करते हैं जी। हर विचारधारा का कोई ना कोई अम्बिलिकल कॉर्ड होता है जी। आपकी इस विचारधारा की कि पिज्जा, पराठा, पास्ता खाओ और वजन घटाओ का अम्बिलिकल कॉर्ड कहाँ से और कैसे आया? ये शुरू हुआ बेसिकली 2008 में, और इसके जो इन्वेंटर हैं, इसकी जो आविष्कारक हैं इस विचारधारा की, वो आशा अष्टा जी हैं, जो सौभाग्य से मेरी अर्धांगिनी भी हैं। मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग करने के बाद में भारत सरकार की एक कंपनी में नौकरी करता था, और जैसे नौकरी में होता है, और ख़ासकर से अगर आप जब बॉम्बे में पोस्टेड हों तो 8 बजे आप घर से निकलते हैं अपना सरकारी समय के बाद में। जब आप ट्रैवल बैक करते हैं तो 8 बज ही जाते हैं। बच्चे भी पढ़ाई में लगे हुए होते हैं, तो उस समय जब एक लेडी को समय मिलता है तो आशा जी को भी समय मिला, और वो फिटनेस फ्रीक हमेशा से रही। तो फिटनेस का अभी तक ये माना जाता था कि फिटनेस का मतलब है भागना, दौड़ना, योगा करना, ये तो उन सब चीज़ों में उनका काफ़ी योगदान रहा या इन्वॉल्वमेंट रहा। फिर एक समय ऐसा है, उनको लगा ये सारी चीज़ें जो भी मैं कर रही हूँ, कम खा रही हूँ, जो आपने कहा कैलोरी डेफिसिट में रहो, तो उनको लगा कहीं तो गड़बड़ है, ये चीज़ ऐसा नहीं हो सकता है, मानव जीवन इतना दुखदायक नहीं हो सकता है। तो एक डिवाइन इंटरवेंशन कहें या उन्होंने इस पे काम करना शुरू किया। किताबें बहुत सारी पढ़ी, जो
आउट ऑफ द सिलेबस वाली टाइप की किताबें, जो जीवन को अच्छा बनाने वाली किताबें हैं, जो टेक्स्ट बुक जिनको हम ना कहें, शुरू किया और धीरे धीरे एक्सपेरिमेंटेशन करना शुरू किया। तो जब कहते हैं ना कि जब किसी चीज़ को करने के लिए आप निकलते हैं तो ब्रह्मांड भी आपका साथ देता है। तो इनकी एक भतीजी ने कहा कि बुआ मेरा वज़न बढ़ रहा है। तो यंग बच्चे जब होते हैं थोड़े कॉन्शियस होते हैं अपने फिज़िक को लेके, अपनी हेल्थ को लेके। तो उसने कहा बुआ जी मेरे को वज़न कम करना है तो आप मदद करो। तो या उन्होंने कहा होगा कि मैं तेरा वज़न कम करती हूँ। तो इस तरीके से उनकी भतीजी पे काम करना शुरू किया। और जैसे ही ये विचारधारा जो इन्होंने ब्रॉडली अभी तक कंसेप्चुअलाइज की थी, उस बच्चे के ऊपर उन्होंने, वो 16 ईयर्स की थी उस टाइम में, उसके ऊपर उसने भी कहा कि बुआ आप जो कहोगी मैं करने को तैयार हूँ। उसकी माँ ने भी कहा कि दीदी आप जो कहेंगे, अपनी ननद को कहा उनकी भाभी ने कि मैं करने के लिए तैयार हूँ। तो इन दोनों ने, तीनों ने मिलके उस चीज़ को आगे बढ़ाया। 9 महीने में उस बच्चे का वज़न 26 किलो कम हुआ। तो जब ये प्रोसेस चली रही थी तो पता चल गया कि नहीं, दिस इज़ वर्किंग, परफेक्टली वर्किंग। 15-20 दिन में पता चलने लगा। तो जब ये पूरा हो गया तो उसके बाद में सोसाइटी के अपने फ्रेंड्स के माध्यम से तो 7 साल कंफर्म करने में लग गए कि नहीं, दिस इज़ वर्किंग। 2016 में इट वेंट पब्लिक। तो इस तरीके से ये बाय रियल एक्सपेरिमेंटेशन, जैसे इसको कहें, जैसे एडिसन ने 10,000 फेल्ड एक्सपेरिमेंट के बाद उनका बल्ब बना, तो ठीक इसी तरीके से एक्सपेरिमेंट करते करते, एक एक चीज़ इंट्रोड्यूस करते करते ये इस मुकाम पे आज पहुंचा है। शुरुआत इसकी आलू के पराठे से ही हुई थी और धीरे धीरे इसमें पास्ता, पिज़्ज़ा और आज तो गोलगप्पे भी इसमें जुड़ गए हैं कि पेट भर के गोलगप्पे खाओ। और मैगी भी जुड़ गया है कि मैगी एज मैगी खाओ, नॉट एज नूडल्स बट मैगी खाओ, वज़न उससे भी कम होता है। क्या कॉन्सेप्ट है इसमें कि सुबह उठ के क्या खाना चाहिए, दोपहर में क्या खाना चाहिए, डिनर में क्या करना चाहिए, कितने मील लेने चाहिए जिससे वज़न कम होता है, और क्या आप 2 पराठे खाएं या 6 पराठे खाएं, ये आपको आज़ादी है इसमें। और बाहर का खाना, पिज़्ज़ा पास्ता बाहर का है, बाहर का खाना भी इसमें शामिल, उसमें भी कोई समस्या नहीं है। बिल्कुल, आपने बहुत खूबसूरत सवाल किया और इस डिस्कशन के शुरुआत में ही दर्शकों को एक बहुत ज़बरदस्त इनपुट मिल जाने वाला है। तो मैं आपको रूटीन से शुरू करता हूं कि कैसे शुरू करना चाहिए। तो सबसे पहले क्या होता है कि आप उठते हैं, कब उठते हैं? अपने कन्वीनियंट टाइम पे, जो आपका कंफर्टेबल टाइम है। तो जनरली हमारे से जो महिलाओं की बात होती है, किसी की भी बात होती है, कोई भी व्यक्ति 7 बजे तक तो आराम से उठ ही जाता है। बट बहुत सारे केस में अगर आप एवरेज पकड़ें तो 6 बजे के आसपास लोग उठ जा रहे हैं, बड़े आराम से उठ जाते हैं। तो मान लीजिए आप 6 बजे उठे, सबसे पहले जो शुरुआत करनी चाहिए, 1 ग्लास सादा पानी के साथ, 1 ग्लास से ज़्यादा नहीं, सादा पानी के साथ आपको अपने दिन की शुरुआत करनी चाहिए। कोई धनिया पानी, जीरा पानी बिल्कुल भी नहीं, सादा, साधारण, नॉर्मल, रेगुलर पानी, जो कॉपर की बोतल में भी ना रखा हो, कांच की, मिट्टी की या स्टील के बॉटल में रखा हो, और आप उसको सुबह उठने के साथ ही बिस्तर से पैर नीचे उतारने से पहले उसको पानी को पी लेंगे। इससे तो एक आपकी हाइड्रेशनल रिक्वायरमेंट है वो पूरी होती है, और दूसरा क्या होता है कि जो एक मॉर्निंग सलाइवा का जो एक बहुत ही बेनिफिशियल आइटम है वो आपको इंजेस्ट करने का मौका मिल जाता है। आगे चलते हैं। विदिन 2 आवर्स ऑफ गेटिंग अप, आप 6 बजे यहाँ पे उठे, जो हमारा एग्जाम्पल टाइम चल रहा है, 8 बजे तक आपको मनपसंद खाना पेट भर के नाश्ता कर लेना है। आपने क्वांटिटी पूछी कितने खाएं, 2 पराठे खाएं, 4 खाएं, तो पेट भर के खा लेना है। मान लीजिए घर में 2 लोग हैं, पति पत्नी हैं, एक पति हो सकता है 4 पराठे खाए, बीवी हो सकता है 2 पराठे खाए, या उल्टा भी हो सकता है। तो क्या इंपॉर्टेंट है? पेट भर के खाना है, गिनना बिल्कुल भी नहीं है। फिर आपने कहा कैसे बनाएं? अपनी रेसिपी के अनुसार बना लीजिए। कोई पिट्ठी को फोड़ के बनाता है, कोई कद्दूकस करके, जैसे बनाना है बना लीजिए, खा लीजिए, हो गया। आगे चलते हैं। उसको घी के, उसको मक्खन के साथ, उसके साथ आराम से खा सकते हैं। हाँ बिल्कुल, आप जैसे खाना चाहिए बट खा लीजिए। अगर आपके पराठे हैं, उसमें पोहा है, उपमा है, इडली सांभर है, जैसे आपको उचित लगे वैसे अपना तसल्ली से खाना खा। पराठों का पेट भर के खाना इंपॉर्टेंट है, साथ में क्या है वो बहुत ज़्यादा महत्व रखता नहीं है। लेकिन हम ये कहते हैं पराठे के साथ अगर आप जो धनिया पुदीना की चटनी है वो इंट्रोड्यूस करेंगे तो थोड़ा ज़्यादा फ्लेवर उसका बेटर हो जाता है और बेनिफिट भी होता है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। लंच का समय हुआ, हर व्यक्ति का एक अप्रोप्रिएट लंच टाइम होता है। हमारे प्रोग्राम में कभी भी प्रेशर नहीं आता कि नहीं ऐसे ही करना है, ऐसे ही करना है मतलब प्रेशर आ गया। तो हम ये कहते हैं, जैसे मान लीजिए कोई कामकाजी लोग हैं तो उनका 1 से 2 बजे जनरली ऑफिस में लंच होता है, ठीक है ना। तो या एक गृहिणी है तो बच्चे स्कूल से आ जाएं उस टाइम पे लंच होता है, लेकिन डिसिप्लिन होना चाहिए। मान लो आपकी कोई बंदिशें नहीं है तो ऐसा नहीं कि कभी खाना 10 बजे खा लिया, कभी 12 बजे खा लिया, कभी, तो एक निश्चित समय बांध के रखें। अधिकतर लोगों का 90% लोगों का समय निश्चित होता है, लेकिन 10 का नहीं है तो निश्चित करें, ये ज़रूरी है। तो 1 से 2 के बीच में कहीं पे भी आपने अपना लंच कर लिया पेट भर के। लंच में क्या होगा? दाल, चावल, रोटी, सब्जी, चारों आइटम होने ज़रूरी हैं।
रोटी कौन सी होगी? केवल गेहूं की, कोई बाजरा, जवारी, रागी, नाचनी, मिलेट्स विलेट्स बिल्कुल भी नहीं। चावल कौन से होंगे? ओनली वाइट वाले चावल होंगे। ब्राउन राइस, ब्लैक राइस, किनोआ बिल्कुल भी नहीं। और कितने होंगे? जो चारों आइटम है। तो सब्जी आप अपने टेस्ट के अनुसार बनाएंगे, दाल आप अपने टेस्ट के अनुसार बनाएंगे। हम कोई रेसिपी नहीं देते जो आप कह रहे हो कि क्या इसमें कोई सीक्रेट है। कोई सीक्रेट, जीवन में क्या सीक्रेट है? जीवन तो ओपन सीक्रेट है। आप जो खाना चाहें वो खाइए। लेकिन यह है कि जब 4 आइटम आप ये 4 आइटम होना ज़रूरी है। दाल, चावल, रोटी, सब्जी, और बराबर मात्रा में। ऐसा नहीं कि पहले बैठ के सलाद खा रहे हो जी, 1 प्लेट सलाद खाओ, 400, अपने वजन को 5 से मल्टीप्लाई करके सलाद खाओ, ऐसा नहीं है। सलाद का समावेश करना चाहते हैं तो 5 आइटम हो गए, पाँचों आइटम लगभग बराबर मात्रा में होने चाहिए। तो ये आपका लंच हो गया। इसी तरीके से डिनर भी यही आइटम होने चाहिए। डिनर भी आपके अप्रोप्रिएट टाइम में। मान लीजिए कोई 8 बजे ऑफिस से आया तो 8 साढ़े 8 बजे, जब भी वो लगता है। अगर महिलाएं 8 बजे आ रही हैं तो उनको बनाने में थोड़ा समय लगता है, तो टू दैट एक्सटेंट बड़े आराम से जो भी आपका कंफर्टेबल टाइम हो, दाल, चावल, रोटी, सब्जी चारों खा लीजिए। लेकिन एक थोड़ा सा कैच इसमें यह है कि जो कोशिश ये करें कि जो लंच में दाल सब्जी खाई है वो दाल सब्जी डिनर में ना खाएं, बदल बदल के खाएं। तो लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं, कामकाजी लोग हैं, जो इतना नहीं बना सकते हैं, तो उनके लिए ये है कि ठीक है, आप फिर फ्रिज में रख के उसको कर ले। जिसको एग फिश चिकन खाना है पेट भर के खाएं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं। जितना खाना चाहिए। रेड मीट भी खा सकते हैं, लेकिन मैं आपको इस दृष्टि से बता रहा हूं कि हमारा जो प्रोग्राम है बेसिकली वेट लॉस के लिए है। वेट लॉस का मतलब है हमारे पास जो पार्टिसिपेंट आ रहे हैं बात करने के लिए, उनका वजन ऑलरेडी बढ़ा हुआ है। तो हम ये कहते हैं 90 डेज आप इस रूटीन में चलो। रेड मीट को हम 75 डेज के बाद में इंट्रोड्यूस करते हैं। ठीक है। क्योंकि अभी देखिए, वजन बढ़े हुए का एक मतलब ये होता है अर्चना जी, मोटे तौर पे, कि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम फटा हुआ है, पंक्चर्ड है, मेटाबॉलिज्म ठीक काम नहीं कर रहा है। तो हम उसको मेटाबॉलिज्म का नाम देते नहीं है। हम किसी भी चीज़ को नाम नहीं देते। हम ये कहते हैं कि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम काम नहीं कर रहा है और खाना आपको जो रिक्वायर्ड वे में कन्वर्जन होना चाहिए वैसा हो नहीं रहा है। उसको आप मेटाबॉलिज्म कहें, जो भी कहना चाहें वो कहें। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि इस डिनर में आप दाल चावल सब्जी रोटी, डिनर में भी यही खाना है। लेकिन मैंने आपसे क्या कहा, रोटी केवल वो होगी। मैं आगे आने वाली चीज बताता हूँ। तो फंडामेंटली ये होता है। अभी आप इसको रूप देते हैं, हम दूसरा कैसे रूप देते हैं ना। पिज़्ज़ा क्या है? पिज़्ज़ा को अगर आप देखें, रोटी के ऊपर सब्जी रखी, उसको बेक कर दिया। हाका नूडल्स क्या है कि रोटी को आपने नूडल्स के रूप में बनाया और उसको आपने एक सब्जियां तो डलती है, नूडल बिना सब्जियों के तो होता नहीं है, जनरली होना भी चाहिए, सब्जियां होनी भी चाहिए, तो वही नूडल्स है। तो डिनर में आप चाहें तो उसको चेंज कर सकते हैं, बट उसका जो बेसिक कैरेक्टर, अब कुछ लोग कहते हैं हम जब पिज़्ज़ा खाते हैं तो दाल चावल नहीं खाते हैं। हर दिन पिज़्ज़ा खाओगे तो प्रॉब्लम है, हर दिन गोभी की सब्जी खाओगे तो प्रॉब्लम है। बदल बदल के खाओ ना, दैट इज व्हाट वी आर सेइंग। तो इसलिए, और अगर किसी को इसमें एग फिश चिकन इंट्रोड्यूस करना है तो डेफिनेटली करें, लेकिन रेड मीट 75 दिन के बाद। आपने पिज़्ज़ा की जो बात की, लेकिन पिज़्ज़ा में चीज़ भी होता है और यही कैच है कि रोज तो पिज़्ज़ा पास्ता नहीं खा सकते हैं जी, और बाहर का खा सकते हैं या नहीं खा बिल्कुल खा सकते हैं। हमारे प्रोग्राम में हम कभी भी घर का खाना, बाहर का खाना, जंक फूड, फास्ट फूड हम कहते नहीं है। हम कहते हैं फूड है। अगर आप बाजरे की रोटी खाओगे, चाहे घर की खाओ चाहे बाहर की खाओ, तो वो तो जंक फूड है ही। एक्चुअल जंक है बाजरा, बिकॉज वो हजम नहीं हो रहा, आपको डाइजेस्ट हो नहीं सकता है। और इस वजह से लोग कहते हैं कि हमारे तो जो सीजीएम लगा के बैठे होते हैं, स्पाइक आता ही नहीं है, बिकॉज बाजरा ग्लूकोज में कन्वर्ट होता नहीं है। ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा तो स्पाइक आएगा। जब स्पाइक नहीं आ रहा है, और आप खा किस लिए रहे हो? एनर्जी के लिए खा रहे हो। खाना एनर्जी के लिए खा रहे हो। एनर्जी का क्या मतलब है कि खाना ग्लूकोज में एनर्जी तो ग्लूकोज से आती है, तो खाना जो भी आप खा रहे हो वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होना चाहिए, अगर इसको साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी में बात करें। और इसी का स्पाइक, ये जो ब्लूटूथ के माध्यम से ये जो देख रहे हैं आज जो डिवाइसेस बने हुए हैं, तो अगर ग्लूकोज में कन्वर्ट नहीं हो रहा है, अगर स्पाइक नहीं हो रहा है, इसका मतलब खाना ग्लूकोज में कन्वर्ट नहीं हो रहा है। इसका सीधा सा मतलब ये होगा कि आपको एनर्जी मिल नहीं रही है, खाना डाइजेस्ट हो नहीं रहा। खाने को एनर्जी में कन्वर्ट होने को, खाने को ग्लूकोज में कन्वर्ट होने को ही तो डाइजेशन बोलते हैं। वो जो स्पाइक होता है ना, स्पाइक जब बहुत एकदम तेजी से स्पाइक होता है जी, वो नुकसान करता है। स्पाइक होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं करता। बहुत तेजी से स्पाइक होगा, बहुत तेजी से नीचे आएगा। अगर गाड़ी में आपने पेट्रोल डाला और उसको आपने क्रैंक किया तो जुप करके एनर्जी निकलती है। एनर्जी ऐसा नहीं कि पेट्रोल धीरे धीरे एनर्जी देगा, ऐसा नहीं होता। शरीर की तुलना गाड़ी से कैसे कर सकते हैं? बिल्कुल पते की बात कही। एग्जैक्टली हम वही बात कह रहे हैं। हम यही बात कह रहे हैं
कि जो कैलोरी कंसेप्ट आया था ये पेट्रोल के, डीजल के लिए, फ्यूल के लिए आया था, ये गाड़ियों के लिए, मशीनों के लिए आया था। इसको जीवन पे क्यों अप्लाई कर रहे हो? कैलोरी कंसेप्ट, लौकी में भी कैलोरी, आलू पराठे में भी कैलोरी, अरे डीजल में कैलोरी हो सकती है, हम फुल्ली इस चीज़ को कहते हैं। और आपने वही बात जो हम कह रहे हैं, आपने बिल्कुल कहा कि जो चीज़ मशीनों के लिए बनी है, पेट्रोल के लिए बनी है, मिट्टी के तेल के लिए बनी है, एविएशन फ्यूल के लिए बनी है, उस चीज़ को जीवन पे कैसे लागू कर सकते हो? सुधीर जी बिल्कुल, देखिए क्या होता है, लोग डाइट करते हैं, डाइट करने से क्या होता है, आप अपने आप को डिप्राइव कर लेते हो, इतना डिप्राइव कर लेते हो कि उसके बाद आप कुछ भी खाने लगते हो, है ना। क्योंकि इंसान का शरीर इसलिए नहीं बना, हम इसलिए पैदा नहीं हुए कि हम तरसते रहें कि हम ये खाएं, हम वो खाएं। मतलब मुझे तो लगता है ऐसा जीवन जीने का क्या फायदा, है ना, कि जिसमें हम सोचते रहें या ये खाएं। लेकिन खाने का एक पैटर्न होता है, एक तरीका कि आप क्या खाएं, कितना खाएं। अगर आप जिस तरह से कह रहे हैं आप 8 पराठे खाना, आप 8 पराठे खा लें। हालांकि किसी की डाइट होती होगी, आई डाउट कि इतनी कि 8 पराठा खा ले, लेकिन अगर कोई इतना खाएगा तो वो तो इतना इनटेक करेगा तो वो कहीं ना कहीं तो फैट में वो बदलेगा ना बॉडी में। खाना, घर का खाना, बिल्कुल मेरे और मैं जो ये आपको बता रही हूँ चीज़, ये मैंने अपने जीवन में, मेरी लाइफस्टाइल है ये। अभी 1 साल 2 साल नहीं, 10 साल से मैं इस चीज को फॉलो करती हूँ। मैं सब कुछ खाती हूँ, आई ईट एवरीथिंग, बट आई डोंट हैव दैट मच कैपेसिटी टू ईट कि मैं 4 पराठे खा लूँ। मैं पराठा भी खाती हूँ, लेकिन मैं रोज नहीं खाती। मैं दाल चावल रोज खाती हूँ। मैं कोई पूड़ी हो, कोई भी चीज हो, एवरीथिंग आई ईट डेली। लेकिन हर चीज का एक पोर्शन होता है। मैं कह रही हूँ, मैं क्योंकि कम खाती हूँ तो मुझे नहीं होता, लेकिन आप बहुत ज्यादा खा लो और फिर भी आपके साथ फैट नहीं बढ़े, ये कैसे संभव है? ओके, आपने बहुत सारी बातें कही। आपने कहा बहुत ज़्यादा खा लो, आपने कहा कि मैं 4 पराठे 8 पराठे नहीं खा सकती हूँ, है ना। लेकिन हमारे पास आपके 4 पराठे और गुजराती फैमिली से आने वाले जो पराठे हैं, गुजराती फैमिली में 10-10 पराठे भी लोग खाते हैं। क्यों खाते हैं? 10 रोटियां भी खा सकते हैं। क्यों खा सकते हैं? क्योंकि मुझे पता नहीं आपकी रोटी का क्या साइज़ है, आपको पता नहीं गुजराती फैमिली की रोटी का क्या साइज है। आपने ये जो भी वक्तव्य दिए, ये कुछ चीजों को मानते हुए आपका जो दृष्टिकोण है उसके हिसाब से कहे। एक जो एवरेज साइज होता है वो मान के आपको नहीं पता। एवरेज साइज, आपके दृष्टिकोण में जो एवरेज साइज है, आपने वो बात कही, और आपने एवरेज साइज वो माना जो आपका परिवार, आपकी मित्र मंडली जो साइज की रोटी बना रही है, आपके कंसेप्ट में वो है। ठीक है। हमें, क्योंकि दुनिया से जुड़े हुए हैं, हमें ये बिल्कुल पता है अर्चना जी, आपकी रोटी डेफिनेटली एक जो 8 इंच या 10 इंच की रोटी होती है और जो एक मोटाई की बनाई जाती है, जो नदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में बनाई जाती है, वो लगभग 40-45 ग्राम की होती है। तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। लेकिन गुजराती परिवार में जो एक रोटी बनाई जाती है, आपको शायद अंदाज़ा नहीं होगा क्योंकि आपने जो मान के ये बात कही, लेकिन हम जानते हैं कि आपकी रोटी डेफिनेटली 35 से 40 ग्राम की है। हम ये डेफिनेटली जानते हैं कि गुजराती परिवार की फैमिली 8 ग्राम से लेकर 10 ग्राम तक होती है। तो यानी आपकी एक रोटी में गुजराती परिवार की कम से कम 4 रोटियां समाई हुई हैं। यही कैच है। मतलब आप ये बताते हैं कि इतने ग्राम की रोटी बनाओ। फिर हम नहीं कह रहे, हम ये कह रहे हैं कि पेट भर के खा लो। आपने कहा कि मैं 5 पराठे खाऊं कि 10 खाऊं, तो मैं ये कह रहा हूं कि कोई व्यक्ति 10 रोटी खा सकता है अगर उसको भूख लगी हो। एक गुजराती लेडी अगर खाना खाने बैठेगी तो वो 10 रोटी डेफिनेटली खा सकती है, जिसको आप कहेंगे मैं तो 1.5 खाती हूं, लेकिन उसकी 10 रोटी आपकी 1.5 रोटी के बराबर होती है। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। यही चीज तो मैं समझने की कोशिश कर रही हूँ कि क्या ये क्वांटिटी तय होती कि रोटी कितनी बड़ी हो, कितने उसकी बिल्कुल हो, भी नहीं होती। अगर आप खा रहे हो तो किस साइज का पराठा हो, तो आप 4 खाएं या 6 बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हम इसलिए कभी भी नंबर्स में बात नहीं करते हैं। हम ये कहते हैं पेट भर के खा लो। ईश्वर ने क्वांटिटी, पोर्शन आपको दे के भेजा हुआ है, जिसको भूख कहते हैं। आपके ही घर में देख लीजिए, मान लीजिए आप और आपके जो बेटर हाफ हैं या वर्स हाफ हैं, वो जो दोनों लोग खाना खाने बैठेंगे, घर में मान लीजिए 4 लोग हैं, पति पत्नी सासू ससुर जी, तो चारों लोगों का खाना भूख अलग अलग है, सब लोग अलग अलग खाएंगे। मैं आपको क्वांटिटी बताने वाला कौन? मैं क्या ईश्वर से ऊपर हूं? ईश्वर ने आपको भूख दे के भेजा है कि बॉस हम खाना खा क्यों रहे हैं अर्चना जी? भूख मिटाने को ही तो खा रहे हैं। तो भूख मिटाने को खा रहे हो तो मिटा लो ना भूख। घर में पत्नी की रोटी 2 रोटी का जगह है, पति को 4 रोटी की जगह है। गुजराती फैमिली वही रोटी खाती है तो 10 रोटी खाती है पेट भरने के लिए। तो 10 रोटी खाने का डज नॉट मीन कि सारी रोटियां 40-40 ग्राम की होंगी। आप इस चीज़ को, तो हम ये कहते हैं जो आपको भूख है उतना खा लीजिए, ठीक है, क्वांटिटी। और दूसरा आपने कहा कि मैं इतना सारा खाना, हम तो नहीं कह रहे इतना सारा, हम ये कह रहे हैं कि जब आप खाने बैठो पेट भर के खा लो, उसमें इतना सारा का सवाल ही नहीं होता है। मैंने जैसे जो लोग कोविड के टाइम पे मोटे हुए वो क्यों हुए, ये तो
आंकड़े हैं ना कि लोगों ने बहुत वेट गेन करा उस वक्त। क्यों करा? घर में बैठे थे, खाना खा रहे थे और सिर्फ खाना खा रहे थे, कोई फिजिकल मूवमेंट नहीं था और उनके वेट बढ़े। ये खाना खाने से ही वेट बढ़ा। और बहुत सारे लोग हमको दिखते हैं जो सिर्फ खाते हैं, ऑफिस जाते हैं, घर आते हैं, बैठते हैं, टीवी देखते हैं और सो जाते हैं। डिनर करेंगे, सो जाएंगे, उनका वेट बढ़ता है। तो क्यों फिर वो लोग तो भी तो खाना खा रहे हैं, पेट भर के खाना खा रहे हैं, सिर्फ खाना खा रहे हैं, कुछ और नहीं कर रहे हैं, फिर उनका वेट क्यों बढ़ता है? बहुत आपने एक बहुत खूबसूरत सवाल किया इसमें, और एक टाइम पीरियड की, एक खंड काल की बात की जिसका नाम था कोविड। कोविड के भी दो पोर्शन थे। एक पोर्शन ऐसा था जो कंप्लीट लॉकडाउन था, जिसमें कोई घर से, मुंबई में तो हम अपने फ्लैट से भी बाहर नहीं निकल सकते थे, संभव ही नहीं था। पुलिस ही बैठी रहती थी नीचे, या ऐसे लोग बैठे होते, पॉसिबल ही नहीं हो, लिफ्टें भी नहीं चल रही थी। उस पीरियड में हमारे तो प्रोग्राम ये रेगुलर चलते हैं। उस पीरियड में लोग जीवन कंप्लीटली बाय द बुक हो गया था, आइडियल हो गया था। कोई बर्थडेज नहीं हो रहे, कोई केक नहीं बन रहे, यानी कि जिसको कहें एक नॉर्मल जीवन। बाहर का खाना, यही मैं कह रही हूँ कि जैसे आई एम कमिंग टू दैट। आपने अभी कोविड की बात की, मैं उसका जवाब दे रहा हूँ। दूसरा सवाल आएगा, मैं उसका जवाब डेफिनेटली दूंगा। अभी हम कोविड कालखंड की बात कर रहे थे। कोविड में जब जीवन बिल्कुल, सब लोग क्या कर रहे थे? बैठे हुए थे, टीवी देख रहे थे, जो भी उसमें रामायण आ रहा था, XYZ जो भी आता था वो देख रहे थे और खाना खा रहे थे। सब्जियां सबके घरों में सप्लाई हो ही रही थी, चाहे वो बॉम्बे में भी लिफ्ट में वो रख जाता था और हम लोग अपने फ्लोर पे उसको उठा लेते थे। तो सब्जियां, राशन, ये सब सारा का सारा सरकार ने इतना खूबसूरत काम किया था कि आपको एसेंशियल सप्लाई सारी हो रही थी। तो इसका मतलब क्या होगा? लोगों के पास काम है, हस्बैंड भी हाथ बटा रहे हैं, चलो भाई आज मैं भी सब्जी, सब लोग मस्त खाना खा रहे। हमारा जो रिकॉर्ड बनाया ना अर्चना जी, 90 डेज में 20 किलो 500 ग्राम का जो वजन है, वो कोविड कालखंड में सब कुछ खाते हुए, पेट भर के खाते हुए, मजे के साथ खाते हुए वजन कम हुआ है। बाकी लोगों को मुझे नहीं पता। और हम कर क्या रहे हैं? हम खाना खाने का सही तरीका तो ही बता रहे हैं। हमारे एक पार्टिसिपेंट ने हमको नारा दिया था, खाना वही, तरीका सही। दाल चावल रोटी सब्जी, एग फिश चिकन के अलावा आप खाओगे क्या? सही बात है। मैंगो केला के अलावा आप खाओगे क्या? बाकी लोग आपको मैंगो खाने से, केला खाने से, लीची खाने से, चीकू खाने से डराते हैं। हम तो एनकरेज करते हैं, इंस्पायर कर रहे हैं। हम पूरी दुनिया को इंस्पायर कर रहे हैं कि जो अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, जो खाना है वो आप खाइए। अब क्या मैं आपके दूसरे सवाल को आप पूछेंगे या मैं उसी का जवाब देना, घर के बाहर की आप बात करें? ये चीज बिल्कुल सही है, क्योंकि आजकल जो डाइट होती है उसमें कहते हैं आप फल मत खाओ। हाँ। इसका कोई लॉजिक नहीं है। फल में इतनी ज्यादा फायदे की चीजें हैं, तो आप उसमें एक जो नुकसान है, जो शायद होगा भी नहीं क्योंकि वो टोटालिटी में कोई चीज होती, तो आप उसको कह देते हो मत खाओ आप। और लेकिन मेरा सवाल उन लोगों के लिए जो घर में आइसक्रीम का बकेट रखते हैं जी, और बैठेंगे टीवी देखने और वो बकेट खाना शुरू करेंगे और आधे बकेट खत्म कर जाएंगे, क्या ये खाना चाहिए? बिल्कुल ठीक है, कुछ भी खाने, लेकिन आपको खाने का, पहली बात तो दो चीज़ें हैं अर्चना जी। मैं जो भी कह रहा हूँ, ये उसलिए कह रहा हूँ जिनके वज़न बढ़े हुए हैं। ओके, वज़न बढ़े हुए, मैंने आपको पहले कहा, इसका मतलब आप, उनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो वीक हो रहा है। हम पहले इसको बख्तर बंद करते हैं, एकदम स्ट्रांग सॉलिड बनाते हैं, टैंक का जो स्टील होता है वैसा। वो बनेगा कैसे? अभी आप इसको ऐसे समझें, एक साइकिल की ट्यूब अगर पंक्चर हो गई है, तो उस ट्यूब को पंक्चर लगाने के लिए ट्यूब का ही टुकड़ा काट के लगाया जाता है, तभी तो पंक्चर लगता है। और एक बार आपकी ट्यूब में जो पंक्चर्ड है, उस पर आपने अगर ट्यूब पे पंक्चर लगा दिया, उसके बाद आप उसको ओलंपिक में दौड़ा सकते हो कि नहीं दौड़ा सकते हो? मतलब एक नॉर्मल तरीके से आप काम कर। हमारा भी यही कहना है कि आपकी ये जो ट्यूब पंक्चर हो गई है, जो शायद आपने भी कहा खाना खाने की वजह से, या खाना न खाने की वजह से, या गलत तरीके से खाने की वजह से, अगर आपकी ये हेल्थ रूपी या डाइजेस्टिव सिस्टम रूपी जो ट्यूब पंक्चर हो गई है, ये रिपेयर कैसे होगी? ये भी खाना खाने से ही रिपेयर होगी, एक सही तरीके से खाने से ही रिपेयर होगी। और इसको रिपेयर होने में बहुत समय लगता नहीं है। ईश्वर ने ये इतनी खूबसूरत चीज़ बना के दी है, इसको रिपेयर करने में 14 डेज से ज़्यादा का समय लगता नहीं है। लेकिन इसको और रास्ते में आने के लिए, टेस्टिंग करने के लिए, आपने देखा होगा कि जब ट्यूब लग जाती है तो फिर उसमें हवा भर के वो टेस्ट करता है, सोप के पानी में डाल के। तो इसको थोड़ा सा समय लग सकता है, कभी कभी डिपेंड करता है कि आपका जो डैमेज है वो किस लेवल का डैमेज है। तो ये, लेकिन 90 डेज में ये डेफिनेटली ठीक होता है, पुख्ता ठीक होता है। 14 डेज तक लाइफ हम कहते हैं कि आपकी थोड़ी आइडियलिस्टिक होनी चाहिए। आइडियलिस्टिक का मतलब ये है कि उसमें आपका जो कंपोनेंट है, दाल चावल रोटी सब्जी, एग फिश चिकन और फ्रूट्स, ये हो सकते हैं, स्टेपल फूड जो नॉर्मल फूड है। जब 14 दिन हमारे खत्म हो जाते हैं, 15वां दिन जब शुरू होता है, जो फिर नेक्स्ट डे का जो मील प्लान मिलता है, उसमें हम धीरे धीरे एक एक चीज़ को इंट्रोड्यूस करते हैं। कैसे? उसमें फिर पास्ता आएगा, पिज़्ज़ा आएगा, गोलगप्पे आएंगे, मैगी आएगी। तो ये हर 14 डेज में जो डिफ़िकल्टी लेवल है, जो खाने के, जिनको आप डिफ़िकल्ट मान सकते हैं, और वो सिस्टम के ऊपर थोड़े से एक्स्ट्रा लोड डाल भी सकते हैं,
वो फिर धीरे धीरे हम इंट्रोड्यूस करते हैं। और इन सब चीज़ों के इंट्रोडक्शन के बाद में जब धीरे आता है, फिर एक ऐसा समय आता है जिसको हम कहते हैं 74-75 डेज़ के बाद में फिर हम कहते हैं बॉस अब उन्मुक्त हैं आप, जो आपने कहा कि चाहे उसमें जितने भी हाईएस्ट लेवल की चीज़ें, अगर मैं उसका नाम लूँ चीज़ का, समोसा, कचौड़ी, वो इंट्रोड्यूस होते ही हैं, ठीक है ना। तो ये मैगी वैगी तो हम नॉर्मली इंट्रोड्यूस कर देते हैं। और जो दूसरा आपने कहा बाहर का खाना, बिकॉज वो अननोन होता है कि क्या इनपुट है उसके अंदर, वो डेफिनेटली आप खा सकते हैं, लेकिन पहले अपने सिस्टम को तो बख्तरबंद कर लीजिए, उसको तो स्टील स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। और हम यही कहते हैं, इसको जो बड़ी क्रूड सी भाषा है, लक्कड़ हजम पत्थर हजम, हम ऐसा कर देते हैं। उसमें आप कुछ भी डाइजेस्ट होगा ही। आपका स्टमक ही एक ऐसी चीज़ है जो थोड़ा सा एक डेलिकेट, जिसमें एसिड रिफ्लक्स होना, एसिडिटी की फीलिंग होना, ब्लोटिंग होना, गैसी फील होना, ये स्टमक में ही तो होता है सब कुछ। अगर पहले मतलब आप जो काम करते हैं पहले सिस्टम ठीक करते हैं, एग्जैक्टली, उसके बाद धीरे धीरे आप चीजें उसमें हर एक चीज इंक्लूड करते हैं, Correct. जो एक स्लो प्रोसेस होता है। स्लो नहीं है, 90 डेज का प्रोसेस तो हाँ, बहुत मतलब, फास्ट प्रोसेस है। वही मतलब कि ये नहीं कि 14 डेज आपने एक तरीका रखा कि आप ये फॉलो करेंगे, उसके बाद आप एक एक चीज करके इंट्रोड्यूस करते हैं और फिर आप सब कुछ खा सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप नहीं खा सकते। हाँ, पहले कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बाल की खाल निकालने में होते हैं, तो और ये 5% मानिए, 5% लोग तो हर चीज में होते हैं। तो वो पहले दिन कहते हैं आप तो पास्ता पिज्जा की बात करते हो अपने टॉक्स में, कहाँ है पास्ता पिज्जा? हम कहते हैं आएगा ना, अभी तो 90 दिन का सिलेबस है ना हमारा, इसमें खिलाएं। पहले दिन तो मैं मान लो पहले दिन पास्ता खिलाएंगे, तो दूसरा कहेगा आलू पराठे की बात करते हो आप, तो कहाँ है आलू पराठा? अरे सब कुछ आएगा। तो इसी वजह से हम सबसे पहले दिन की जो शुरुआत है, जब आप प्रोग्राम शुरू होता है, तो 90 डेज इस पहले दिन आलू के पराठे खिलाते हैं, राजमा चावल खा रहे होते हैं, आलू टिक्की चाट खाते हैं, पाव भाजी खाते हैं, सब कुछ खाते हैं, एक एक चीज़ आप। और अब जैसे मैंने आपसे कहा कि अब तो हमने मैगी भी इंट्रोड्यूस कर दी। अभी इस महीने, जुलाई के महीने में मैगी हैज़ ऑलरेडी बीन इंट्रोड्यूस्ड। गोलगप्पे तो मई के महीने से हम लोगों ने एक एक चीज़ इंट्रोड्यूस करते हैं। अगर किसी ने कहा तो ये थोड़ा, आप जब ये इंट्रोड्यूस करते हैं तो इसके पीछे आपका कॉन्सेप्ट क्या होता है? पहले उस चीज़ के बारे में सोचते हैं कि इस खाने में क्या है, क्या नहीं, ऐसा नहीं होता है। ये जो भी कंसेप्ट, ये जो प्रोग्राम डिज़ाइन किया गया है अर्चना जी, ये महिलाओं को और परिवारों को, या ये कहें ह्यूमन बींग्स के कंफर्ट और इजीनेस को देखते हुए डिज़ाइन किया गया है। हम इसमें ये नहीं कह रहे कि धनिया का पानी पियो, रात भर धनिया भिगो के रखो, सुबह हल्दी के शॉट्स लो, मतलब पता नहीं क्या क्या करते हैं लोग, और ये नहीं पता कि हल्दी भैया सब्जी में डाल के खाने के लिए सीधे पियोगे तो लिवर में असर करेगी। एग्जैक्टली, वो टॉक्सिक होती है, हाईली बहुत एक्चुअली, है ना। जो चीज जिस तरह का उस तरह खाओ ना, उसको खाने की क्या जरूरत है? एग्जैक्टली, तो हम ये कह रहे हैं। लेकिन अगर मान लीजिए आप किसी एक स्पेसिफिक पीड़ा से ग्रसित हैं, जैसे मान लीजिए कि पेट में मान लो हल्का सा क्रैम्प सा हो रहा है, दर्द सा हो रहा है, तो हम ये कहते हैं भाई एक हथेली पे आप अजवाइन लीजिए, उसको फांकी मार लीजिए और पानी थोड़ा सा आधा घूंट पानी से, जिससे वो चला जाए, और 15 मिनट में आपको, तो ये हो गया उसका मेडिसिनल यूज। लेकिन आप अगर अजवाइन 24 घंटे फांकते रहोगे तो सोचिए, सुबह उठ के एक मुट्ठी अजवाइन फांकेंगे तो वो तो नुकसान करेगा। वो मसाला है, उसको मसाले की तरह खाया जाता है। एग्जैक्टली, दैट इज व्हाट, एग्जैक्ट, आपने बिल्कुल मुद्दे की बात कही है। और इसलिए हम कहते हैं पानी को बॉस पानी की तरह पी लो, सादा पानी पी लो, फलों को फलों की तरह खा लो। हम ये कह रहे हैं उसका जूस मत निकालिए। अगर आपने अगर फ्रूट को जूस निकाला तो हमारा जो हम बात कर रहे थे अपने डेली रूटीन के बारे में, तो हम 3 मील तक गए, 2 मील बाकी हैं। इसमें 2 मील मतलब आपने पूछा था कितने मील लें, तो 5 मील मिनिमम लेने ही चाहिए हर व्यक्ति को। तो अब क्या होता है कि लंच, ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में आपको लगता है 4-5 घंटे का गैप हो जाता है। जैसे हमने अपने एग्जाम्पल टाइमिंग में कहा कि 8 बजे आपने ब्रेकफास्ट किया और आप दफ्तर भागे, और लंच आपका होता है 1 बजे, तो ये 8 बजे से 1 बजे मतलब 5 घंटे का, तो ये बीच में भूख लगनी निश्चित है, लगती। आप यहाँ कितने भी आलू के पराठे खाओ, कितने भी खाओ, पेट भर के खाओ, मतलब तो यहाँ पे भूख लगेगी, जो 10 बजे भी हो सकती है, 11 बजे भी हो सकती है, 10:30 बजे। तो यहाँ पे आप क्या खाएंगे? यहाँ पे फ्रूट खाएंगे आप, ओके। फ्रूट अभी क्या हो गया कि आपकी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट आपको लग रहा है ना पूरी होती जा रही है, तो यहाँ पे खाएंगे फ्रूट। कौन सा फ्रूट खाएंगे? कोई भी फ्रूट खाएं, लेकिन फ्रूट खाने का एक, जैसे यहाँ पे लंच की एक सही तरीका है, ब्रेकफास्ट का सही तरीका मैंने आपको बताया, तो फ्रूट का सही तरीका क्या होता है? सिंगल फ्रूट खाइए। सिंगल फ्रूट, राइट, आई डू एग्री विद दिस। ठीक है, उसमें कुछ लोग कहते हैं मैं ना 3 फ्रूट लेता हूँ अपनी थाली में। नहीं करना चाहिए। अभी वो लोग कैसी जीवन को कठिन बना रखा है। वो सज्जन कहते हैं मैं 3 फ्रूट काटता हूँ, 3 अलग अलग ढेरी बनाता हूँ। 2 तरह से बनाते हैं, एक तो मिक्स कर लेते हैं, फ्रूट चाट बनाते हैं, फ्रूट चाट टाइप की। दूसरे ये कहते हैं कि मैं अपनी थाली में 3 ढेर लगाता हूँ, एक बार ये खाता हूँ, फिर ये खाता हूँ। मतलब क्यों कॉम्प्लिकेट, क्यों जंजाल? हम ये कह रहे हैं कि बॉस जब आप लीची खाने बैठो तो आप लीची खा लीजिए, 20, 30, 40 लीची खा लीजिए, जितनी खानी है आप खा लीजिए। हमारा ये कहना है एक फ्रूट
200 ग्राम से कम फ्रूट आपको बिल्कुल भी नहीं खाना है। हो सकता है कि आपको शुरू में जब हमारे पास फटे सिस्टम के साथ, पंक्चर्ड सिस्टम के साथ जब लोग आते हैं तो भूख लगती नहीं है, तो हम कहते हैं कि आपका टारगेट होना चाहिए 200 ग्राम आप फ्रूट खाएं। वो टारगेट 3 दिन में पूरा हो जाता है। हम कहते हैं अभी थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्रेशर मारो। आप कह रहे हो मैं आधा केले से ज़्यादा नहीं खा सकती हूँ, तो कोशिश करो कि आप पौना केला खा लो। 3 दिन के बाद 2 केले आप डेफिनेटली खाओगे। 200 ग्राम फ्रूट डेफिनेटली खाना है। एक मैंगो को जब आप छील काट के गुठली और छिलका निकालते हैं तो उसमें से 150 ग्राम, तो 2 मैंगो आपको मिनिमम 200 ग्राम खाना है। आधा किलो भी खा जाओगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं कि ओनली फ्रूट खा रहे हो, दैट इज नॉट करेक्ट। तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको फ्रूट खाना है, कम से कम 2 केले, कम से कम 1 एप्पल, ज़्यादा जितना मर्जी खाओ। तो ये एक चौथा मील हो गया अपना। एक होता है कि जब फिर यही होता है कि लंच मान लीजिए आपने 1:30 बजे किया और डिनर आप मान लीजिए 8 बजे कर रहे हो, तो वो थोड़ा सा कालखंड थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है, तो बीच में आपको एक फूड चाहिए। तो वो हम ये कहते हैं कि जब आप इस प्रोसेस में चल रहे हैं, सिस्टम रिपेयर के प्रोसेस में जब आप चल रहे हैं, तो वहाँ पे आपको मूंगफली, चने, उबले छोले, उबले चने, मखाने, ये वहाँ पे आप डेफिनेटली खा सकते हो। और क्रिएटिवली बनाओ ना, जो आपको बताया गया है। अभी जैसे छोले उबाले आपने, कितने स्वादिष्ट लगते हैं, उसमें ककड़ी, प्याज, टमाटर, नमक डाल के, थोड़ा सा नींबू डाल के, कितना टेस्टी बनेगा। हेल्दी भी है, टेस्टी भी है। अब आप कहेंगे नहीं, आप तो कहते हो सब कुछ खाओ, मुझे तो कचौड़ी खानी है। बिल्कुल खानी है। 80 दिन के बाद आपको कचौड़ी इंट्रोड्यूस होती है, समोसे इंट्रोड्यूस होते हैं। फिर खाना, जब आपका सिस्टम बख्तरबंद हो गया है, टैंक की गोली भी उस पर जब काम नहीं करेगी, टैंक का बम भी काम नहीं करेगा, तो खाओ ना। हम तो खिला रहे हैं, लोग खा रहे हैं, फिर तो आप खुद ही इतने सक्षम हो जाते हो। सक्षम होने का मतलब है एम्पावरमेंट। एम्पावरमेंट जो होता है, भाषण दे दे के, या वो कोई फलाने का केस सुना के, फलानी बानोजी का केस सुना के, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए आई एम वर्किंग। मैं आपको लीगल एस्पेक्ट ऑफ द नेशन से वो करा रही हूँ कि आप पति से कैसे लड़ सकते हो, समाज से कैसे लड़ सकते हो। ताकत खाने से आती है। तो हम रियल एम्पावरमेंट का काम अनलोड में आशा जी के द्वारा हो रहा है। खाना खाने के लिए इंस्पायर कर रहे हैं, एनकरेज कर रहे हैं। तो ये 5 मील आपकी डाइट में होते हैं, मिनिमम 5 मील होते हैं जो खाने होते हैं जी। और शुरू में ऐसे, क्योंकि ये शायद इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर आप भूखे होगे तो आप उल्टी सीधी चीज़ें खाना शुरू करेंगे। कुछ भी आप बिस्किट खाओगे जाके, आप कोई भी चीज़ ऐसी उठा के खाओगे, फ्रिज खोलोगे, आइसक्रीम रखी है वो खा लोगे। अगर पेट भरा है तो फिर मन नहीं करता है खाने का। ये हमेशा, ये ह्यूमन टेंडेंसी है। लेकिन आप ये बात मानते हैं कि पराठा घर का और पिज़्ज़ा रेस्टोरेंट का, कहीं बाहर का, न्यूट्रिशनल वैल्यू दोनों की फ़र्क होती है, अलग होती है। उसमें जो है पिज़्ज़ा में वो फ़ायदे की चीज़ें होती हैं पर जितनी पराठे में होती हैं। ये कॉन्सेप्ट आप मानते हैं? बिल्कुल भी नहीं। हम ये कहते हैं सभी चीज़ों में पहली बात तो ये है, आपको खाना खाना होता है जिसमें जो बेसिक समावेश होना चाहिए, सब्जियां होनी चाहिए, है ना। और हम जो नॉनवेज खाने वाले हमारे भाई बंधु हैं, हम उनसे भी ये कहते हैं नॉनवेज खाओ जितना मर्जी, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन नॉनवेज कैन नॉट बी द एंटायर थिंग कि ओनली चिकन चबा रहे हो बैठे हुए, वो चीज़ ठीक नहीं है। या ओनली ऑमलेट खा रहे हो। तो जो भी हमारे पार्टी, हम कर क्या रहे हैं अर्चना जी, हम आपके खाना वही तरीका सही। तो कुछ लोग हैं ओनली ब्रेकफास्ट में ओनली ऑमलेट खा के जा रहे हैं। हम कहते हैं पराठे के साथ आप ऑमलेट खा लो ना, प्रॉब्लम कहाँ है। इंट्रोड्यूस पराठा, तो इट मेक्स द मील होलिस्टिक। अब हमें पता नहीं मेरी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट क्या है, इसको मैं ऐसे सरल भाषा में समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए आपके पास HP का लैपटॉप है, अगर आप उसको लेनोवो के पास, उसमें कुछ मिस्टेक आई, आप लेनोवो के उसमें लेके गए, तो वो कहेगा बॉस मुझे पता नहीं यार इसमें क्या है, आई कैन नॉट गो टू। अब आपका शरीर ईश्वर ने बनाया है, और ये जो 2, 4, 5 किताबें पढ़ के और ये कहते हैं हम समझते हैं आपकी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट क्या है, ये तो बहुत ही बच्चों जैसी बात करने वाली हो गई ना, एक इनएडिक्वेट बात है। ये बिल्कुल इसको समझा नहीं जा सकता, इसको माना नहीं जा सकता है कि ईश्वर की बनाई हुई चीज़ को, जब मारुति की कार को टाटा वाला नहीं समझ सकता है, तो ईश्वर की इस बनाई हुई चीज़ को आप कैसे समझ सकते हो? संभव नहीं है। इसलिए हम कहते हैं, हम किसी भी शब्दों में नहीं किसी चीज़ को ढालते हैं, हम कहते हैं खाना खा लो। जब आप ऑमलेट के साथ में जब आप पराठा खाओगे तो हमें ये लगता है कि इट मेक्स द मील होलिस्टिक, और वो आपकी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट को पूरा करता है। और हम कभी भी किसी भी चीज़ को अर्चना जी आइसोलेशन में नहीं देखते हैं। हम ये देखते हैं कि आपने क्या किया, वो भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है। जो आपने नहीं किया वो भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है। कि आपने ऑमलेट तो खा लिया, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, लेकिन पराठा नहीं खाया, ये भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है आपकी हेल्थ को ठीक करने के लिए या ख़राब करने के लिए। तो
होलिस्टिकली आपको देखना। यूनिवर्स का मतलब क्या है? अंधेरा भी है और प्रकाश भी है। दोनों को चीज़ों को मिलाने के बाद तो आपने क्या खाया और क्या नहीं खाया, दोनों इंपॉर्टेंट है। आज की डेट में आपने देखा होगा प्रधानमंत्री जी के वक्तव्य आ रहे हैं। जब मैं इधर कैब में ट्रैवल कर रहा हूं तो प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं 10% हमें तेल कम कर देना चाहिए, और उसके बाद में कोई और सज्जन एंकर हैं, जो भी आप उनको कहें, वो कह रहे हैं हमें चीनी भी कम करनी चाहिए और हमें नमक भी कम करना। मतलब सारी जो आपका हेल्थ है, तेल, चीनी और नमक के पे आके टिक गई फ्रॉम दी हाईएस्ट पीपल ऑफ द गवर्नमेंट। और उन्होंने एक बड़ी लार्ज कमेटी बनाई है, तेल का कंजम्पशन 10% कम कर दो। मतलब तेल ही जीवन में सब कुछ हो गया, बाकी सारी चीज़ें तो जो आप क्या कर रहे हो या क्या नहीं कर रहे हो वो भी इंपॉर्टेंट है। कि आपने मान लो तेल खाया, तेल तो खा लिया, लेकिन केला नहीं खाया, तो इस तेल के साथ में लड़ाई कौन करेगा? इस तेल को बैलेंस कर कौन करेगा? तो इसलिए हम ये कहते हैं कि इतना कॉम्प्लिकेट मत करो, सब कुछ खा लो। 5 मील कम से कम जो मैंने आपको बताए हैं। और आपने जो बहुत बाई की बिस्किट विस्किट नहीं खाना, इन बिस्किटों को ये जो ट्रेडिशनल छापे वाले जो लोग हैं, सर्टिफाइड क्वालिफाइड लोग हैं, ये इसको बोलते हैं चीट मील। कि आपने चीट कर, मैंने चीट, और लोगों में भी गिल्ट की भावना होती है, मैंने बिस्किट खा लिया, मैंने संडे मेरा, सैटरडे मेरा चीट मील है। चीट में हम तो कहते हैं कि एवरी मील इज अ चीट मील, एवरी डे इज अ चीट डे। अब मैं आपकी चीज़ समझ पा रही हूँ कि होलिस्टिक मील की आप बात करते हैं, बात सही है, क्योंकि हमने खाने को बांट दिया है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, इसमें बांट दिया है। खाना खाना है भाई, उसको प्रोटीन की तरह क्यों देख रहे हो? Exactly. प्रोटीन की तरह मत देखो। लोग क्या करते हैं, सिर्फ प्रोटीन खा रहे हैं सिर्फ, और ये नहीं पता उस प्रोटीन का एब्जॉर्वेशन नहीं होगा आपकी बॉडी में, बिल्कुल। वो एब्जॉर्व ही नहीं होगा। उसके संग चाहिए भैया कार्बोहाइड्रेट, चाहिए प्रोटीन, नहीं खाओगे पराठा बिल्कुल, नहीं खाओगे तो बिल्कुल। क्या? ये कॉन्सेप्ट आपका है जो मैं अब समझ पा रही हूँ। लेकिन जहां तक तेल की बात है और इसकी बात है, चीनी और नमक की बात है, नमक ज़्यादा कहते हैं ना वाइट चीज़ें, और चीनी एजिंग प्रोसेस को तेज़ करती है। क्योंकि कुछ लोग होते हैं ना, अब ज़रूरत क्यों पड़ती है 10% कम करने की? क्योंकि मेरे यहाँ ही जब कोई खाना बनाने आता है, खाना मान लीजिए कोई नए व्यक्ति आया जो खाना बना रहा है, वो इतना तेल डालेगा उसमें सब्जी में कि सब्जी के ऊपर तेल दिखेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए ना। ये कॉन्सेप्ट तो आप ही मानेंगे कि हाँ, जितनी ज़रूरत है उतना डालो। ये होना चाहिए। हम तो हमारा कंसेप्ट तो हर चीज़ में यही है। कंसेप्ट अर्चना जी केवल तेल के विषय में ही नहीं है, हमने खाने में भी यही कहा कि जितना जरूरत है उतना तो खा लो। हम फ्रूट में भी यही कह रहे हैं, जितना जरूरत है उतना तो खा लो। लेकिन अगर कुछ कहे मेरी जरूरत तो आधा केला है, तो वो चीज़ ठीक नहीं। उस जरूरत को तो हम बीमार, दैट इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू से, कि जितना जरूरत है उतना तो खा लो। और कितना आपको चीनी बीमार करती है, ये कैसे पता चलता है? चीनी बीमार करती है कैसे पता चलता है? रिसर्च में पता चलेगा। कोई साइंटिस्ट बैठे होंगे लेबोरेटरी में, टेस्ट ट्यूब को हिला रहे होंगे, किसी से बात कर रहे होंगे, कोई इंटरव्यू कर रहे होंगे, कोई फोकस ग्रुप बना के रिसर्च कर रहे होंगे, तब तो पता चला। ये रिसर्च का नेट, कौन इस रिसर्च की इस देश में हेल्थ से संबंधित, मेडिकल फील्ड से संबंधित, न्यूट्रिशन से संबंधित हाईएस्ट बॉडी का नाम आप मुझे बता सकते हो? कौन है जो हेल्थ से संबंधित रिसर्च करने में सरकार की तरफ से जिसका नंबर 1 योगदान है? वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है? उसका नाम है ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। उसकी बहुत सारी इंस्टीट्यूट्स हैं जो एक वायरोलॉजी पे काम करती है, जो इसने कोविड का टीका बनाया। इसी तरीके से न्यूट्रिशन पे काम करने वाली एक संस्था है जिसका नाम है NIN, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन, जो भारत सरकार की नंबर 1 इंस्टीट्यूट है, अंग्रेजों के ज़माने से चली आ रही, 100 साल से ज़्यादा पुरानी इंस्टीट्यूट है। तो उसमें रिसर्च हो रही होगी, उन्होंने रिसर्च करी होगी। अगर प्रधानमंत्री जी एक वक्तव्य दे रहे हैं कि चीनी कम करो, तो इसका मतलब इस कंपनी ने कोई रिसर्च की होगी, तब तो उसी के बेसिस पे तो प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं। या नहीं भी रिसर्च की होगी तो इसको सरकार की तरफ से कहा गया होगा रिसर्च करो जिससे कि मुझे पता चले। तो ऑयल के बारे में भी इन्होंने रिसर्च की होगी, चीनी के बारे में भी डेफिनेटली रिसर्च की होगी। तो ये रिसर्च, मतलब जब रिसर्च किए तो कहीं ना कहीं इन्होंने लिखा होगा कि मेरी रिसर्च में ये पाया। तो इन्होंने की रिसर्च में, जिसका नाम है डाइटरी गाइडलाइंस फॉर इंडियंस, उसमें लिखा हुआ है कि एक व्यक्ति एक दिन में 25 ग्राम तक चीनी खा सकता है। हाँ। एक व्यक्ति एक दिन में 27 ग्राम तक तेल खा सकता है। तो इतना तो साइंटिस्ट कह रहे हैं ना, जो आपकी हेल्थ को जानने का, समझने का दावा करते हैं, जो आपके जो न्यूट्रिशन को समझने का, जानने का दावा करते हैं फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, वो तो कह रहे हैं। तो इस रिसर्च के बियॉन्ड और कौन क्या कहेगा? तो इतना तो ये शायद उन लोगों के लिए मुझे लग रहा है कॉन्सेप्ट कि कुछ लोग चाय में 4 चम्मच चीनी पीते हैं। अब दिन में अगर आप 4 बार चाय पी रहे हो तो आपने कितनी चीनी पी ली? तो ये तो 25 ग्राम तो कह ही रहा है ना वो, है ना? नहीं, मैं 25 ग्राम से ज़्यादा कई लोग मैंने देखा बहुत बहुत चीनी डाल के पीते हैं। फिर मीठा भी खा लेंगे, फिर आप बाहर की केक पेस्ट्री भी खा लेंगे। आप इनमें क्या चीज़ प्रेफर करते हैं बाद में भी, 90 दिन के बाद भी? एक तो मुझे लग रहा है कि जो आपका कॉन्सेप्ट है कि आपको सम मात्रा में खाना चाहिए, मतलब
एक होता है जिसे कहते हैं कि अति किसी चीज की नहीं होनी चाहिए। आप सब कुछ खाओ, जी। लेकिन ये रोज आप ये कहो कि सुबह शाम रात में पिज्जा खा रहा हूँ तो वो जी। नहीं चल सकता। बिल्कुल। सुबह शाम रात में पराठा खा रहा हूँ तो वो नहीं चल सकता। आपको फल भी खाने होंगे, जी। आपको दाल चावल भी खाना होगा। बिल्कुल। और आप सैटरडे संडे बाहर जा रहे हैं, बिना गिल्ट के आराम से बैठ के पिज्जा खाइए, पास्ता खाइए, मस्त होके खाइए, अपना डिनर एंजॉय कीजिए, बाहर हो घर आइए। ये कॉन्सेप्ट है आपका। बिल्कुल, मैं समझ आपने पाया। एकदम सही बात की। आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया, गिल्ट। गिल्ट क्या है? एक मेंटल फीलिंग गिल्ट है। हाँ। अगर आपको गिल्ट की फीलिंग ही हटा दी तो आप पूरे माइंडफुलनेस के साथ खाना खा रहे हो, बिल्कुल। खाने का सम्मान करते हुए खा रहे हो, खाने को मोहब्बत करते हुए खा रहे हो, डैमेज नहीं होगा। डैमेज कभी भी नहीं होगा अर्चना जी। हमारे तो लोग कहते हैं अरे ये तो कमाल हो गया, मतलब वो 90 दिन पूरा नहीं करते, ड्यूरिंग द इन द मिडल ऑफ द प्रोग्राम। देखिए, हमें ये मानना है कि कोई भी व्यक्ति 100% आपकी एडवाइस कभी भी फॉलो नहीं कर बिल्कुल सकता। नहीं कर सकता। हम ये कहते हैं 80% तक कर लो, ठीक है ना? तो 80% तक अगर करोगे तो डिजायर्ड रिजल्ट मिलना ही मिलना होता है। दूसरा, इस प्रोसेस में गिल्ट की भावना हट जाती है। हम कहते हैं बॉस खा के आओ, मजे करो, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है, क्या इंपॉर्टेंट है? आप जो भी धारणा को लेके चल रहे हो, एक ऑब्जेक्टिव को लेके चल रहे हो, वो ऑब्जेक्टिव क्या है कि वजन ना बढ़े। वजन क्या होता है कि आपकी हेल्थ का आईना होता है। अगर वजन बढ़ा हुआ, इसका मतलब आप इंटरनली, मैंने भी जो कहा, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम फटा हुआ है, पंक्चर्ड है ना? तो वजन बढ़ा हुआ यही दिखाता है। तो इसलिए क्या ज़रूरी है, हम ये कहते हैं हर व्यक्ति को, चाहे वो अनलोड के साथ जुड़ा हुआ हो या ना जुड़ा हुआ हो, हर व्यक्ति को अपना वजन हर दिन लेना चाहिए और रिकॉर्ड करना चाहिए। वजन तो कम कर नापना, अगर आपने एक 1200 रुपये की मशीन मंगा ली है, कोई ये फैट एनालिसिस वाली 10-10, 15-15 हज़ार की मशीनें मंगाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, डिजिटल मशीन आप मंगाएं और घर में रखें, उसको 2 सेल ही लगते हैं कभी कभी, उतना ही है। तो हर दिन अपना वजन ले लीजिए, सही नियत टाइम पे। जीवन में देखिए डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है। दिस इज व्हाट वी आर प्रमोटिंग ऑल्सो। आप जब मर्जी उठो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि 6 बजे उठ रहे हो कि 8 बजे, लेकिन एक नियत समय, 8 बजे उठ रहे हो तो हर दिन 8 बजे उठो। अगर एक दिन 7 बजे उठ गए, एक दिन 10 बजे उठ गए, वो चीज़ ठीक नहीं है। तो आप जब अगर 8 बजे उठोगे, आप वॉशरूम गए, वॉशरूम जाने के बाद जब आप नाश्ते के लिए तैयार हो, मैंने क्या कहा आपसे कि 2 घंटे के भीतर आपको नाश्ता करना चाहिए। तो अगर आप 1.5 घंटे में कर रहे हो, हर दिन 1.5 घंटे में करो। और जस्ट नाश्ता जब आप करने के लिए बैठो, उससे इमीडिएट पहले आप अपना वजन चेक कर लो। तो आप एम्प्टी स्टमक होंगे उस टाइम में, है ना? तो उस समय अपना वजन कर लो और डेट लिख लो कि भाई आज 4 जुलाई को मेरा वजन इतना, आज 5 जुलाई को वजन इतना। वो आप नोट कर लीजिए, तो आपको पता चल जाएगा कि आप यस्टरडे नाइट आपने पिज़्ज़ा खाया था, वो पिज़्ज़ा आपको ऐसे असर कर रहा है, ठीक है ना? और दूसरी चीज़ क्या इंपॉर्टेंट होती है किसी भी व्यक्ति के जीवन में, जिसको हम कहते हैं कि आप नेवल बटन के ऊपर अपने मेजरमेंट हर दिन ले लो। तो आप जब बैठे हो, कितनी देर लगती है? 30। ये दोनों मेजरमेंट करने में 1 मिनट से ज़्यादा का समय नहीं लगेगा और आपको बिल्कुल पता चलेगा कि आप का हेल्थ, आपका स्वास्थ्य, आपका मोटापा कहाँ जा रहा है। पता चलेगा कि नहीं पता चलेगा? पता चलेगा। तो अगर गड़बड़ हुई, आपने कहा कि मैं पिज़्ज़ा खा के आए, तो खा लो ना, हम तो लेकिन अगले दिन जब आप नाप रहे हो, जो आपके जीवन का हिस्सा बन चुका है, ये जो whatever routine I have told it to you, ये आपके जीवन का हिस्सा बन चुका है कि भाई आप उठेंगे, पानी पिएंगे, वॉशरूम जाएंगे, नहा धोने के बाद में आप नाश्ता करने के लिए तैयार हो, उससे इमीडिएट पहले आपको ये 2 मेजरमेंट लिखने हैं और एक डायरी आपने बना लेनी है, उसमें लिख लेना है, तो आपको पता चल जाएगा। मतलब कुल मिला के मुझे समझ में आ रहा है कि माइंडफुलनेस होना ज़रूरी है। आप क्या कर रहे हो ये आपको पता होना चाहिए अपने आप, और आप एक डाइट के जाल में मत फंसो कि आप 15 दिन ये कीटो डाइट, ये इंटरमिटेंट फास्टिंग, इन सब में फंसोगे तो फिर आप वापस से खाना शुरू करोगे और डाइट के बाद वेट शायद तेजी से वापस आता है आपको छोड़ने के बाद। और आप जो बताते हैं वो होलिस्टिक बताते हैं कि आप अपने जीवन में किस तरह से वो आपका लाइफ स्टाइल ही वो हो जाएगा। लाइफ स्टाइल बदलना है, डाइट में नहीं पड़ना है। मैं जो समझ पा रही हूं। बिल्कुल सही कहा आपने। एक शब्द का इस्तेमाल किया, माइंडफुलनेस। लोग किसी चीज़ों को बहुत कॉम्प्लिकेट कर देते हैं। अभी आपको मेरे हल्के से वक्तव्य से ये पता चल गया कि इसमें माइंडफुलनेस है, लेकिन जो माइंडफुलनेस का दावा करते हैं, जो माइंडफुलनेस के एक्सपर्ट हैं, वो क्या कहते हैं? आलती पालती मार के आप ज़मीन पे खाना खाइए, उंगलियों से खाना खाइए, आप आंखें बंद करके खाने का स्वाद महसूस कीजिए, उसमें धनिए का फ्लेवर आ रहा है, उसमें हल्दी का आ रहा है, उसमें गोभी फील। जीवन को कॉम्प्लिकेट कर दिया कि नहीं कर दिया? खाना खाने की तरह खाने दो। अरे लेकिन ये भी है ना कि आप टीवी देखते हुए भी मत खाइए, मोबाइल देखते हुए भी मत खाइए। ये भी तो आप मानेंगे ना कि हाँ ठीक है, खाना खा रहे हैं तो खाना ही खा लो। लेकिन टीवी देखते हुए, अगर पिक्चर देखते हुए आप पॉपकॉर्न खा रहे हो ना, तो टीवी देखते हुए अगर खाना खाओ तो क्या प्रॉब्लम क्या है? अगर आपने चारों आइटम ले रखे हैं, हाँ इतने भी ज़्यादा वो नहीं। कुछ लोगों ने आपने देखा होगा कि कोई मतलब
जो बहुत सारी रील्स आती रहती हैं कि एक थाली हटा ली और थाली के बदले कुछ समथिंग तो एल्स reels रख में दिया, होता है। वो तो रील में होता है, बट अदरवाइज इतना भी वो नहीं। थायराइड के लिए तो एक दवा होती है ना, जिसको थायरोनॉम कहिए या जो भी कहिए, थायरोक्सिन कहिए, जो भी वो दवा होती है ना, 40-40 साल से किसी का थायराइड ठीक करवा पाई है क्या वो दवा? वो बढ़ती जाती है उसकी quantity, बढ़ती चली जाती है। आप है। बिल्कुल बहुत ही ज़बरदस्त आपको इसमें एक्सपीरियंस है और मज़ा आ रहा है आपसे बात करने में। यही हो रहा है, 12 mcg से 300 तक पहुंच बिल्कुल जाते बढ़ती है। हैं। किसी के आज तक कम हुई नहीं है, मैंने सुना ही नहीं है। हाँ, लेकिन अनलोड वालों को जब आप देखोगे तो 90 डेज में कम खत्म ही हो जाती है। पहली बात तो ये थायराइड नाम की कोई चीज़ होती नहीं, कोई भी हार्मोन होता नहीं है। ये क्या कि आपकी एक सर्कैडियन रिदम होती है। सुबह आपका कॉर्टिसोल ये होता है, रात को मेलेटिन होता है, मेलानिन होता है। अरे अगर तुमको बॉस पता चल गया, हम कहते हैं कोई नहीं होता हार्मोन बॉडी, तुम खाना खा लो, बॉडी विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। आप मुझे बताइए, जब आपने गाड़ी चलाते हो तो आप ये देखते हो क्या कि इस गाड़ी में स्टील जो है वो 13.8 का लगा है कि 18.8 का लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, अभी इसमें लुब्रिकेटिंग ऑयल कैसा है। आप गाड़ी चला लेते हो, जस्ट उतना ही है ना कि आप गाड़ी में घुसे और स्टार्ट किया और चल दिए, दैट्स ऑल। जो डिज़ाइनर है उसने डिज़ाइन कर दिया, जैसा भी कर दिया, दैट्स ऑल, इतना ही है। तो ठीक उसी तरीके से हम कहते हैं, आपको ये प्रॉब्लम क्यों कि आपकी गाड़ी हीटिंग क्यों कर रही है, आपको थायराइड क्यों हुआ, क्योंकि आपने कूलेंट डाला नहीं टाइम टू टाइम, क्योंकि आपने खाना खाया नहीं, आपने अपने आप को डेफिशिएंट रखा, आपने अपने आप को न्यूट्रिएंट नरिशमेंट लेने का मौका नहीं दिया, तो थायराइड हो गया। आप इसको मैं इस थोड़े से और सरल एग्जाम्पल के माध्यम से बताता हूँ। आपने एक नई गाड़ी खरीदी, नई गाड़ी का मतलब है चारों टायर ऑलमोस्ट ऑन द सेम डेट फ्रॉम द सेम फैक्ट्री फ्रॉम द सेम ब्रांड गाड़ी में फिट होते हैं कि नहीं होते हैं? ऐसा नहीं हो सकते एक 4 साल पुराना टायर है तो और उसी गाड़ी को आप एक नॉर्मल एक हाईवे पे लेके जा रहे हो मान लीजिए, और टायर पंक्चर हुआ। आप मुझे कॉमन सेंस से बताएं, क्या चारों टायर एक साथ पंक्चर होते हैं? एक ही जनरली एक ही होता है, एक ही होता है ना। और वो क्यों होता है कि उसकी कंडीशन ठीक नहीं थी बाई चांस, क्योंकि वो फंडामेंटली वीक था या कंडीशंस वीक थी कि उसी के नीचे कील आई और वो पंक्चर हो गया, वो कील उसी में घुस गई, दूसरे को मिली नहीं, इस वजह से ऐसा हो सकता है। ठीक उसी तरीके से ह्यूमन सिस्टम भी होता है। किसी की फंडामेंटली बाय द बर्थ किसी की किडनीज वीक हैं, किसी का सर वीक है, किसी के बाल वीक है। अब क्या होता है, जब आप खाना नहीं खा रहे हो तो किसी की थायराइड खराब होती है, किसी को अस्थमा होता है, किसी के बाल गिरने लग जाते हैं। और जब आपका नरिशमेंट पूरा होता है, जब आप खाना अच्छे से खाते हो, तो जो डेफिशिएंसी है वो खत्म हो जाती है। अब ये जो ग्लैंड, यहाँ पे ग्लैंड डेफिनेटली है, उसका नाम आप थायराइड ग्लैंड बोलो, एक्स बोलो, वाई, यहाँ ग्लैंड डेफिनेटली होती है। लेकिन जब आप उसको खाना नहीं दोगे तो बेचारी वीक हो जाएगी तो फिर प्रॉब्लम होगी। जैसे ही आप खाना खाना शुरू करते हो तो वो जो भी ब्लड में घूम रहा है, जिसको आप मेजर कर रहे हो, वो ठीक हो जाएगा। ये तो इतनी सरल बात है। तो होता क्या है कि जिसकी पैनक्रियाज वीक है वो, और किस लिए वीक होती है? खाना न खाने की वजह से। तो जब यही खाना, दाल चावल रोटी सब्जी मैंगो केला ग्रेप्स एग फिश चिकन, जब हर व्यक्ति जब इसको खा रहा है, तो जिसको थायराइड से संबंधित न्यूट्रिशन चाहिए उसको वो मिल जाता है, तो थायराइड ठीक हो जाता है। जिसको पेनक्रियास से संबंधित न्यूट्रिशन चाहिए तो वो ठीक हो जाता है। जिसको फैटी लीवर है वो फैटी लीवर वो ठीक हो जाता है। ये इतना ही सरल है। इसको एनालिसिस करने का, ये सब करने का कोई रेलेवेंस है नहीं कुछ भी। इट इज़ प्रूवन नाउ कि खाना खाइए और आपका जीवन उसी से कल्याण होगा। एक सवाल जो इन सब में सबसे इम्पोर्टेंट है, एक्सरसाइज, जिसको कहते हैं कि वेट लॉस के लिए आपका खाना, जो आपने सस्टेनेबल डाइट बताई, 70% 30% एक्सरसाइज होती है। लेकिन क्या आपके इस कोर्स में एक्सरसाइज का कहीं पे कोई स्कोप है? आप कहते हैं फिजिकल मूवमेंट, फिजिकल वर्कआउट ये ज़रूरी है, या इसका कहीं कोई जिक्र नहीं है? मैं अर्चना जी 2 बातें बहुत क्लैरिटी के साथ क्लियर कर देना चाहता हूँ कि हमारे जो भी वक्तव्य हैं वो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस पे आधारित हैं। आपने एक शब्द का यूज़ किया 70-30 का, ये कहाँ से आया मुझे पता नहीं है। कोई 80-20 कहता है, क्यों आया मुझे पता नहीं। कोई 65-35 कहता है, कहाँ से आया मुझे पता नहीं, क्योंकि ये सब मान ली गई बातें हैं। आपको नहीं पता क्या इसमें सब रिसर्च हुई है ना, रिसर्च के बाद चीज़ें आई हैं। आई एम नॉट सेइंग दिस, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं ये रिसर्च की हम बात करते हैं। रिसर्च करना और रिसर्च को मान लेना 2 अलग अलग बातें हैं। जैसे हम इसको मैं और एग्जांपल से समझाता हूँ। ईसा मसीह ने किसी ज़माने में, किसी भी XYZ नाम लेने को मैंने नाम लिया, ईसा मसीह ने कहा, जो अपने उनके चेले चपाटे, जो उनके डिस्कोर्सेस को, प्रवचन को जो सुनते थे, उनको उन्होंने कहा, देखो बच्चा, आपको जीवन में एकदम शांत होना चाहिए। अगर कोई आपके गाल पे, एक गाल पे चांटा मारे तो दूसरा गाल उसके आगे कर दो। सुना है ना आपने ये वाली बात?
सुनिए ना, एक गाल पे आपके कोई चांटा मारे, दूसरा गाल कर दो। शिष्यों ने कहा यस सर, बहुत अच्छी बात कही, हम बिल्कुल मानेंगे। अब क्या हुआ कि वो फॉलोअर नॉर्मल जीवन में जब गया तो किसी व्यक्ति ने उसको एक चांटा मारा, उसने, वो तो एक फॉलोअर था किसी का, उसने दूसरा गाल भी आगे कर दिया, लीजिए मारिए, उसने दूसरे पे भी मार दिया। अब इसने उसको धो दिया। तो तीसरे से हुआ कि भाई ईसा मसीह ने तो कहा है कि आपको शांत है। कहता ईसा मसीह ने एक गाल की बात की थी बॉस, अभी दूसरे के बाद मैं फ्री हूँ, उसके बाद ईसा मसीह जी बीच में आते नहीं, उनकी आज्ञा का मैंने पालन किया, अब इसने दूसरे गाल पे मार दिया। अब ये होती है मानने वाली बात। जानने वाली बात क्या होती है कि आपने कहा रिसर्च हुई है, हमें नहीं पता क्या रिसर्च हुई है, कैसे रिसर्च की है, उसके पैरामीटर्स क्या थे, क्या उसने सब लोगों को दिन भर भरपूर खाना खिलाया या नहीं खिलाया। मानते हैं कि नहीं कि फिजिकल वर्कआउट जरूरी है कि नहीं है? बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। आप 90 दिन में कोई फिजिकल वर्कआउट के लिए बिल्कुल भी नहीं करवाते, हम एडवाइस भी नहीं करते। जो लोग कहते हैं मैं जिम जाती हूँ, हम कहते हैं मना करते हैं, बंद कर दो जाना, इसकी वजह से जीवन। अभी चलिए इसको उल्टी दिशा में लेके चलते हैं। मान लीजिए आप ये तो मानते हो कि जिनका वजन बढ़ा है उनके घुटने खराब हो सकते हैं, होते हैं कि नहीं? हमारे पास लोग, देखिए वज़न बढ़ते हुए वज़न से किसी को भी प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम तब होती है जब हेल्थ इश्यूज़ आने शुरू हो जाते हैं, जब किसी को माइग्रेन भयंकर होना शुरू हो। उनको वज़न से कोई प्रॉब्लम नहीं है, 100 किलो के हो जाओ, बोलो ठीक है मैं तो 60 किलो की हो गई ना, मुझे तो किसी को इंप्रेस करना नहीं है, मान लीजिए अगर ऐसी विचार। लेकिन ऐसा नहीं होता, आपको चलने फिरने में दिक्कत, एग्जैक्टली दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, बैठने में दिक्कत, एग्जैक्टली दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि जब आपको फिजिकल प्रॉब्लम आने लग जाती है, जब जीवन सह पाना मुश्किल हो जाता है, तब आप अभी जिस लेडी से चला भी नहीं जा रहा है, जो कंप्लीटली बेड रिडन है, और जो सो कॉल्ड मेडिकल एक्सपर्ट ने उसको कहा है कि आपको बिल्कुल भी हिलना भी नहीं है, घुटने पे जोर देना नहीं है, जो अपने अटैच टॉयलेट में भी नहीं जा पाती हैं, और उनको ये एक्सपर्ट कह रहे हैं थ्रू द रिसर्च 60-30। नहीं, ये उनके लिए नहीं है सर, ये वो जो जिनके घुटनों में प्रॉब्लम होगी उनको तो घुटनों पे जोर ही नहीं देना, डॉक्टर खुद कहते हैं। मैं इसीलिए मैंने ये कहा था कि आपके क्वेश्चन से मैं उल्टा लेके चलता हूं और इस यहां तक हम पहुंचते हैं। रिसर्च के 2 तरीके होते हैं कि आप जो उसका पी फैक्टर होता है उसमें वो अगर 0.05 से कम है तो मतलब जो भी आप कह रहे हो वो सच है, अदरवाइज वो गलत है। रिसर्च में यही होता है कि जो भी आप हाइपोथेसिस, हम ये हाइपोथेसिस लेके चल रहे हैं कि एक्सरसाइज करना आपके जीवन के लिए ज़रूरी है, मैं इसको उल्टा लेके चल रहा हूँ। तो मान लीजिए ऐसी लेडी जो आपने भी बिल्कुल कहा कि जोर देना ही नहीं है, और वो ऑलरेडी 100 किलो की है और वो चल भी नहीं सकती है। आपकी हाइपोथेसिस क्या थी कि 30% एक्सरसाइज करनी ही चाहिए। सभी लोग ये कहते हैं कि आपको 40 मिनट वर्कआउट करना ही चाहिए, वॉकिंग कर, ये तो बेचारी उठ भी नहीं पा रही। तो नहीं सर, ये नॉर्मल कंडीशन में जो व्यक्ति है, जिसको है बीमार, अलग आप 2 श्रेणी जोड़ रहे हैं। एक बीमार व्यक्ति अलग है जी, है ना, कोई व्यक्ति बीमार है, उसके घुटने खराब हो गए हैं, उसको कोई और परेशानी है, तो उसके लिए अलग बात है। लेकिन एक व्यक्ति जो मान लीजिए 70 किलो का है, उसको लगता है उसको 10 किलो वेट लूज करना है जी, मैं उसी पे आ रहा हूँ, मैं उसी पे आ रहा था। अब ये क्या हुआ, तो 2 तरह के लोग हो गए, जो भी आपने कहा कि 2 तरह के, मतलब आपके भी 2 तरह के रिक्वायरमेंट हैं, और मैं भी यही कह रहा हूँ कि 2 तरह के ही लोग भी होते हैं। एक तो मान लीजिए जो कंप्लीटली बेड रिडन है, ओके, तो क्या उसका मतलब उसका वजन कभी कम होगा ही नहीं, और रिक्वायरमेंट ये होती है कि आप वजन कम करो। वजन कैसे कम करो? चला कर, तो इसलिए हम खाना खिलाते हैं, वजन लेटे लेटे कब हो जाता है। 2, जब आप खाना खाते हो ना अर्चना जी, तो केवल आपका वजन ही कम नहीं होता, जो भी हेल्थ इश्यू होते हैं वो भी क्योर हो जाने की पूरी। ये घुटना ठीक होगा कैसे, ये खराब हुआ क्यों? न्यूट्रिशन की कमी की वजह से हुआ। इसमें जो कार्टिलेज है वो घिसा क्यों, और वो ग्रो क्यों नहीं हो रहा? आज एक बच्चा इतना सा पैदा होता है, इतना बड़ा हो जाता है, कैसे हो जाता है? क्योंकि न्यूट्रिशन जब उसको मिलता है, और हड्डियां भी बढ़ती हैं, सब कुछ बढ़ता है। तो ये जो आप इसको ऐसे देखें, जब एक्सीडेंट हो गया और क्रैक आ गया, हड्डियां अलग हो गई, वो कैल्शियम होके हड्डियां जुड़ जाती हैं, तो ये क्यों नहीं ग्रो हो सकती हैं? ये कार्टिलेज क्यों ग्रो नहीं हो सकता? अगर आप खाना खाओगे तो कार्टिलेज ग्रो हो जाएगा, अगर आप खाना खाओगे तो हड्डियां ठीक हो, घुटने का दर्द ठीक हो जाएगा, वजन कम हो जाएगा। 100 किलो के होते हैं ना, वो खाना खा के 100 किलो के हो जाते हैं। बिल्कुल नहीं, ये सब भूखे बैठे हैं। कौन कह रहा है कि मैं खाना खा के मोटा हुआ? नहीं, खाना खा के 100 किलो के होते हैं। बिल्कुल भी नहीं होते। हमारे पास तो अभी पता है, पंजाब में जब आप जाओ तो वो 100 किलो नहीं बोलते, वो पता है क्या बोलते? मैं 1 क्विंटल की हो गई हूँ, है ना। वो खाना भूखे, उनसे पूछते हैं, मैं तो जी मैं तो हवा खाती हूँ, मेरा तो वजन। भाई हम कह रहे हैं हवा खा क्यों रहे हो, तो खाना खा लो। वो कहती है मैं दिन भर में 1 ही रोटी खा। कौन खा रहा है खाना? ये जितने भी लोग मोटे हुए हैं, वजन बढ़ा है, ये खाना न खाने की डरने की वजह से हुआ। इसका स्टार्टिंग, अब आप कहते हैं कि कब स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है? नॉर्मली एक लेडी के केस में जब वो एक फैमिली वे में जाती है, जब डिलीवरी करने के बाद में जो भी इंटरनल चेंजेस होते हैं, और उस समय अगर न्यूट्रिशन ठीक ना हुआ, तो वो पॉइंट होता है आपके वज़न को बढ़ने का। और आज के ज़माने में, नए ज़माने में, ये जो सो कॉल्ड मॉडर्न ज्ञाता लोग हो गए हैं, ये सी सेक्शन से बच्चे पैदा कर रहे हैं।
आप देखिए, अगर कोई स्टैटिस्टिक्स मुझे पता नहीं, मैं आई एम स्टिल वर्किंग इट ऑन। कहीं पे तो कंपल्सरी, मतलब आपके पास ऑप्शन नहीं होता, यू हैव टू गो फॉर ये ऐसे ऑप्शन का सवाल ये नहीं है, ये डॉक्टर यही बताते हैं, ये पता नहीं कॉम्प्लिकेशन। मेरा तो अपने केस में मैं आपको बताऊं, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ। हाँ। कि कभी कभी ऐसे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं कि आपको सी सेक्शन के थ्रू जाना पड़ेगा और आपने सी सेक्शन नहीं ऑप्ट किया, तो उसका फिर क्या होता है, आई हैव गॉन थ्रू दैट, सो आई एम टेलिंग यू दिस। ओके, तो हमारा भी एक्सपीरियंस ये है कि जब हमारा बड़ा बेटा हो रहा था, तो हम जब डॉक्टर के पास गए, हमारा एक एक्सपर्ट, नानावटी हॉस्पिटल के एक एक्सपर्ट डॉक्टर थी, उनके साथ में पूरा संपर्क चल रहा था। बट व्हेन द एंड डेट केम, जब जिस दिन डिलीवर होना था और थोड़ा सा पेन का फीलिंग शुरू हुआ, तो क्योंकि मेरे जो इन लॉज थे बॉम्बे में थे, उन्होंने कहा कि हमारे ये डॉक्टर साहब हैं, पहचान के हैं, हम यहाँ चलेंगे। आई सेड एब्सोल्युटली फाइन, नानावटी हॉस्पिटल में जाओ, मेरे घर से जो 15 किलोमीटर दूर था, ये 1.5 किलोमीटर दूर है, विल गो देयर। और आप मानेंगे नहीं, डॉक्टर के नाटक इतने ज़बरदस्त एक्टर होते हैं कि आपके ना, अरे बड़ी प्रॉब्लम हो गई, ये बच्चे की जो अम्बिलिकल है वो उसमें उस पर गले में आ गई है, उसने अंदर मतलब यूएसजी किया नहीं है, और इनको महाराज को बाहर से देखने से टच भी नहीं किया है, हम जस्ट गए हैं, नहीं ऐसा हो गया, इसलिए सी सेक्शन करना ही पड़ेगा। हमने कहा बॉस हम तो नहीं कर रहे। गुड सेंस प्रिवेल्ड ऑन माई इन लॉज कि वी रश्ड इमीडिएटली टू नाना, और एक शाम के समय 9 बजे एक हेल्दी नॉर्मल डिलीवरी से बच्चा हुआ। सो व्हाट आई एम सेइंग, और जो भी वक्तव्य दिए जाते हैं, बस 2% चांसेस हैं कि ये दोनों मर जाएंगे। उस आदमी क्या करता है, इस 2% को 100% में कन्वर्ट हो रहे हैं। मुझे अभी कंसर्न लोगों से डेटा लेना है कि 1980 में कितनी परसेंटेज सी सेक्शन हो रहे थे और आज कितने सी सेक्शन हो रहे हैं। तो मानव जाति के लिए, या मतलब आप 90, जब दाइयाँ पैदा कर रही थी बच्चों को, तो वो पूरा रूटीन बताती थी कि आप झाड़ू लगाओ, पोछा, ये कहते नहीं बेड रेस्ट पे आ जाओ। इनका एजेंडा है कि जब आपको एक एबनॉर्मल जीवन जीने के लिए कहेंगे या नॉर्मल से हटाएंगे, तो इनका एक। सर मैं आपकी इस बात से एग्री नहीं हूँ। देखिए कुछ % लोग कहीं पे होते हैं, हर उसमें होते हैं, आपको हर उसमें मिलेंगे, और ऐसे हॉस्पिटल्स भी हैं जिन्होंने पेशेंट कुछ रहा नहीं उसमें और उसको आईसीयू में रख के और उसके लाखों के बिल बनाए, ऐसा भी होता है। लेकिन जनरली जो होता है प्रेगनेंसी में, डॉक्टर ऑलवेज रिकमेंड कि आप क्योंकि मैंने अपने चारों तरफ जितने लोगों को देखती हूँ, आप मूवमेंट करिए, आप चलिए फिरिए, आप सब कुछ करिए जितना आप कर सकते हैं, ओवर एग्जर्ट मत करिए। और अगर कुछ कॉम्प्लिकेशन होती है, जैसे मेरे केस में इट वाज सो कॉम्प्लिकेटेड, तो वो बात अलग है कि आई वाज रिकमेंडेड, लेकिन मेरी भाभियां हैं, डॉक्टर रिकमेंडेड, मेरी देवरानी थी, मेरी नंद है, तो एवरीवन डॉक्टर रिकमेंडेड कि नहीं है, आप प्लीज काम करिए, आप जो कर सकते हैं वो करिए। लेकिन आजकल पता है क्या प्रॉब्लम है, लोग काम करते नहीं, झाड़ू पोछा कोई नहीं करता घर पे, लोग क्या करते हैं, खड़े खड़े खाना बनाए, वो भी मेड होती, तो काम ही नहीं करते, इसलिए ज्यादा कॉम्प्लिकेशन होते हैं। और चलिए मान लीजिए इस बात का, क्योंकि हमारा इस पे कोई अधिकार नहीं है, तो इसको यहीं पे छोड़ते हैं और हम वेट लॉस वाली जर्नी पे चलते हैं। तो हम ये आ रहे थे, एक्सरसाइज का रोल ऑन दी वेट लॉस और मेंटेनेंस ऑफ ए गुड हेल्थ। तो जब हम ये कह रहे थे, अगर एक 100 किलो की लेडी जो अपने वजन की वजह से या जो भी कारणों की वजह से अगर घुटने में परेशानी है और कंप्लीट बेड रेस्ट पे है, डॉक्टर कहे या ना कहे, उनसे चला ही नहीं जा रहा, तो वो चाहे ना चाहे बेड रेस्ट पे होती हैं। तो क्या ऐसे लोगों के जीवन में कल्याण नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो जब आप खाना खाते हो तो वज़न कम होता है, न केवल वज़न कम होता है, बल्कि हमने ये भी देखा है कि मान लीजिए मेरे प्रोग्राम में 100 लोग आए, तो 5 लोग डेफिनेटली ऐसे होते हैं जो एक्सरसाइज नहीं कर पाते हैं, और बाकी लोग तो एक नॉर्मल लोग हैं, बट 5, और इन 5% लोगों का जो वेट लॉस है, इन नॉर्मल जीवन को जीने वाले लोगों से वेट लॉस ज़्यादा होता है जो बेड पे लेटे हुए हैं। ओके, क्यों? ये कुछ नहीं कर रहे, केवल खाना खा रहे। खाना जो है वो अपना 100% काम कर पा रहा है आपको रिपेयर करने के लिए आपके, और इनके घुटने भी ठीक हो जाते हैं। फिर कहते हैं मैं तो घोड़े की तरह उछलती हूँ पूरे घर में, जो चल भी नहीं पाती थी। तो एक्सरसाइज का कोई भी रोल नहीं है। अभी मान लीजिए आपने ये मन में धारणा डाली कि हर व्यक्ति को, ये तो हो गए बीमार लोगों का केस, आपने कहा दूसरे वाले केस होते हैं जो एक नॉर्मल व्यक्ति है जो 70 किलो का। अभी मान लीजिए एक लेडी है जो स्कूल में जाती है, जो 7 बजे घर से निकल जाती है, क्योंकि स्कूल 8 बजे पहुंचना होता है। ओके, और उससे पहले वो बहुत सारे काम कर रही होती है। फिर उसके पास कोई कॉर्पोरेट लेडी है, कोई भी कर रहा है। इनके पास अगर फॉर्मल एक्सरसाइज करने के लिए टाइम नहीं है तो इनके मन में एक फीलिंग ऑफ गिल्ट होगी कि नहीं? अरे यार, मैं तो पता नहीं इतना खा रहा हूँ या नहीं खा रहा हूँ, और मैं एक्सरसाइज तो कर ही नहीं पा रहा हूँ। एक्सरसाइज के लिए रिसर्च कह रही है कि 30% एक्सरसाइज तो करनी चाहिए, 40 मिनट तो मिनिमम करनी, मैं तो कर ही नहीं पा रहा हूँ। और ये व्यक्ति या जो महिला इतनी भागदौड़ जो जीवन में कर रही है, आपने अभी क्या कहा कि रोटी भी बना नहीं रही है, वो बेचारी रोटी भी बना रही है, कपड़े छत पर सुखा के भी आ रही है, उनको निकाल के तह भी, वो सारी तो ज़ीरो कर दी। एक लेडी का जो अपने जीवन में मूवमेंट का कॉन्ट्रीब्यूशन तो ज़ीरो कर दिया आपने।
इस रिसर्च के नाम पे। अभी हमें पता रिसर्च कहाँ हो रही है, जापान में। अभी मुझे पता नहीं उसकी लाइफ स्टडी, उसकी जो लाइफ स्टाइल है वो कैसी है। अभी पानी पियो 8 ग्लास, अरे तुम्हारे हिसाब से आ रहा है बॉस ये। और वेस्टर्न वर्ल्ड ने जब ये कहा तो इंडिया वाले जो अंग्रेजी बोलने वाली ये जो जमात है, इन्होंने उसको पकड़ लिया। 8 ग्लास पानी तो पीना ही चाहिए। और ये नहीं पता किडनी पे कितना असर होता है उसको, किडनी पूरी बॉडी पे क्या असर है, यू डू नॉट नो। उस एक गोरे ने कहा, और उसने, मुझे भी पता नहीं, उसने, देखिए जो भी रिसर्च है वो बंद दरवाजों के अंदर में होती है, मुझे पता नहीं क्या हो रहा है, क्या उन्होंने और बाकी पैरामीटर्स क्या कंसीडर किए मुझे पता नहीं है। लेकिन उन्होंने कहा कि हमने एक फोकस ग्रुप कितना हो सकता है। विदेश में तो वैसे ड्राइवर ही नहीं मिलते, लोगों की वैसे ही कमी है। कितने लोगों पे उन्होंने रिसर्च की हमें पता नहीं। लेकिन यहाँ पे हमारे हम जो भी वक्तव्य दे रहे हैं, यहाँ तो लोग पैसे दे के आ रहे हैं, अपना डाटा हमें दे रहे हैं, रोज दे रहे हैं कि क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं। हम तो एवरीडे का फूड लॉग लेते हैं, हमें पता है। बाकी लोग उस चीज़ को मानते हैं, हम जानते हैं, क्योंकि हमें पता है कि अगर अर्चना जी हमारे पास आई तो अर्चना जी ने अपना दिन 24 घंटे कैसे बिताया। वो 10 बजे बेड पे लेट गई और सुबह 6 बजे उठी, 7-6-8 घंटे की नींद ली है, लेकिन ये तो फैंटास्टिक है। लेकिन बीच में वॉशरूम के लिए कितनी बार उठी, वो भी उतना ही इंपॉर्टेंट जितना कि आपका ये तो हम मॉनिटर कर रहे हैं ना। आप मुझे बताइए अपना जो भी आपने एक्सपीरियंस कहा, मुझे ये एक्सपीरियंस, वो आपको कोई किसी ने कभी मॉनिटर किया कि रात में आप कितनी बार उठे? हम मॉनिटर करते हैं एवरीडे, हर पार्टिसिपेंट को मॉनिटर करते हैं। और केवल मॉनिटर ही नहीं करते हैं, एक बाबा जी कहते हैं, एक बड़ा उनका नाम चल रहा है आजकल, इन्होंने 500 रुपये जेब में लेके आए थे, रेलवे प्लेटफॉर्म पे सोते थे, 5000 करोड़ की कंपनी इन्होंने बना के खड़ी कर दी। वो कहते हैं मैंने थायराइड का टेस्ट जो 600 रुपये का होता था, 150 रुपये में उसको करना शुरू। अरे थायराइड का टेस्ट कर देने से सब कुछ जीवन बदल गया? टेस्ट करने के बाद में उससे जीवन का कल्याण हो गया? ठीक है, आपके टेस्ट कराने में जो 600 रुपये लग रहे थे, 150 रुपये लग रहे हैं, लेकिन क्या आप किसी एक व्यक्ति के जीवन में कल्याण कर पाए कि मैं एक्सपर्ट हूं थायराइड का, मैंने आपका न केवल 150 रुपये में पैसे बचाए बल्कि आपके थायराइड को खत्म कर दिया? क्यों नहीं कर पाई? अगर थायराइड का इतना ही ज्ञान था और आप एक रेलवे प्लेटफॉर्म पे सोते हुए व्यक्ति से आप 5000 करोड़ के व्यक्ति की बन गए हैं, तो एक व्यक्ति के भी जीवन में आप कल्याण क्यों नहीं कर पाए? कल्याण करना उसके चार्जेस 450 रुपये बचाना नहीं होता है। कल्याण का मतलब है क्या आपने उसकी दवाइयों का खर्चा क्योंकि ये तो टेस्ट आपको हर 3 महीने में करने होते हैं, तो लेकिन जो दवाई आप खा रहे हो वो दवाई और डॉक्टर के कंसल्टेशन तो आपके रिकरिंग है ना, क्यों नहीं ठीक कर पा रहे हो? तो हमारी लोगों को पूछने की, उनको सुनने की, उनको समझने की, वो भी कहीं थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है। तो इसीलिए अब इन लोगों ने क्या किया कि आपकी ये जितनी भी एक्टिविटी है इसको जीरो कर दिया कि नहीं, जब तक आप एक पेडोमीटर बांध के 10,000 कदम नहीं चलेंगे। नहीं, वो भी मुझे मानसिक रूप से बीमारी लगती है I can कि understand. गिन रहे हैं कदम की कितने कदम चल रहे हैं भाई। नहीं अर्चना जी, मानसिक बीमारी का सवाल नहीं है। जो एक व्यक्ति परेशान होता है वो 10 लोगों के पास जाता है और बेचारा जो भी कहता है वो कर दे, लेकिन आप किसी एक्सपर्ट के पास जाते हो तो आपके जीवन को सुखद बनाना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, उनकी जिम्मेदारी यही है भाई कि जीवन को आसान करें, सुखद करें और सिंपल कर दें उसको। और हम तो ओपनली कहते हैं कि कुछ एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं बॉस, आप जीवन में जो काम कर रहे हो डोंट फील गिल्टी। ये सारे लोग आपको गिल्टी फील करा के आपको कुछ बेच देते हैं, एट द एंड ऑफ द टॉक वो कुछ बेच देते हैं कि ये ले लीजिए। लेकिन आप मानते हैं कि नहीं कि एक्सरसाइज का कोई रोल नहीं होता? बिल्कुल हम मानते नहीं, हम जानते हैं कि कोई रोल नहीं होता, कोई रोल नहीं होता है, हो सकता नहीं। आप जो एक नॉर्मल काम, मैं कहता हूं आप नॉर्मल काम भी नहीं कर पा रहे हो, खाना खाओगे, जीवन में कल्याण केवल खाना खाने से सब ठीक हो जाएगा। बिल्कुल होता ही है, उसी से होता है और कोई रास्ता है नहीं। आप जितनी मर्जी एक्सरसाइज करते आओ, रात भर करते रहो, जीवन भर करते रहो। मैं तो इसको ऐसे कहता हूं कि धरती के आप 10 चक्कर भी लगा लोगे 1 ग्राम वजन कम नहीं होगा, हो सकता नहीं है। खाना खाओ, अगले ही दिन वजन कम होगा। देखिए मैं आपका बार बार प्रोग्राम की बात कर, प्रोग्राम की इसलिए करता हूँ बिकॉज ये मॉनिटर्ड लोग हैं। इस रूटीन को आप खुद भी लेके खुद भी मॉनिटर कर सकते हो। मॉनिटरिंग मैंने आपको सिस्टम बता दिया कि भाई आप हर दिन अपना वजन लो। आप मेरा तो मतलब जो आपने बताया ना, मेरा इसी के आसपास ही घूमता है। बिल्कुल अच्छी बात है। दूसरा मॉनिटर करना भी ज़रूरी है, जिससे कि अगर अभी मैं इसको ऐसे कहता हूँ कि भाई मान लीजिए आप दिल्ली से बम्बई जाने का एक यात्रा कर रहे हैं, अगर आपको, और आप बम्बई जाके आँख खुले तब ऐसा नहीं होता है। आप देखते हो मथुरा आ गया, बड़ौदा आ गया, तो मतलब आपका रास्ता ठीक है। मॉनिटर करना बहुत ज़रूरी है। सही बात कह रहे हैं। आपको पता चला देहरादून आ गया, इसका मतलब आप गलत रास्ते पे जा रहे हो, आप बॉम्बे पहुंच ही नहीं रहे हो। इसलिए हम कहते हैं हर दिन आप, और कब मॉनिटर, हमारा ये कहना हर दिन मॉनिटर करो, आप रास्ता कभी भी नहीं भटकोगे। दूसरा एक और मॉनिटरिंग है, कोई कहते हैं लो अरे इतना आलू का पराठा खा के तुम्हारे कोलेस्ट्रॉल का क्या हाल होगा। नाउ बॉडी की हेल्थ को मेजर करने के जनरली 3-5 टेस्ट ही होते हैं, जिनको
मेडिकल भाषा में कहें या जो भी भाषा में कहें मेटाबॉलिक टेस्ट कहा जाता है, जिसमें ब्लड शुगर हो गया, आपका कोलेस्ट्रॉल, लिपिड प्रोफाइल हो गई, हेमोग्लोबिन टाइप की जो चीज़ें होती हैं जो नॉर्मल से टेस्ट होते हैं, या थायराइड हो गया, ये जब आप टेस्ट कराते हो तो आप यहाँ पे, और ये हर व्यक्ति को ये भी 6 महीने में साल में 2 बार कराने ही चाहिए, इससे कि, और बहुत सारी महिलाएं तो डरती हैं, अरे टेस्ट में पता नहीं क्या, अच्छा है ना पहले निकल आए, अगर प्रॉब्लम पता चलती है तो आप उस पर करेक्टिव एक्शन ले सकते हो। आपको क्या लगता है मेडिकल और फार्मा इंडस्ट्री के कुछ चीज़ों में कुछ ऐसा लगता है कि चीज़ें हाइप करके लोगों को डरा के शायद वो अपना बिजनेस चलाते हैं? चला रहे हैं। रीसेंट एग्जाम्पल देखिए ना आप, रीसेंट एग्जाम्पल, ये तो फंडा है ही इनका, लेकिन रीसेंट एग्जाम्पल एक आया, लेबल पढ़ेगा इंडिया, लेबल पढ़ो, आपको बीमार कर रहे हैं। बाद में क्या हुआ, 3-4 महीने तक हाइप क्रिएट किया, सब्सक्राइबर बढ़ गई, बाद में उसने क्या किया, अपना एक प्रोडक्ट, मैं आपको सेफ प्रोडक्ट खिलाऊंगा जिसमें कि ये होगा वो होगा, अपना माल बेचना शुरू कर दिया। दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। हर व्यक्ति का अपना एक एजेंडा है। हम केवल मानव जीवन में कल्याण की बात कर रहे हैं और हम ये कह रहे हैं बस खाना खा लो। अच्छा, लेकिन लोग कहेंगे कि सबका एजेंडा है तो सुधीर जी का एजेंडा क्यों नहीं है? अब बिल्कुल ठीक है, परफेक्ट। आप हम यहाँ पे बैठे बात कर रहे हैं, इतनी देर हमने अभी बात कर ली। आप मुझे बताइए, आप तो एक खोजी पत्रकार रही हैं हमेशा से, बहुत लंबा आपका जर्नलिज्म में एक्सपीरियंस रहा है, पत्रकारिता में रहा है। आप इस टॉक से मुझे बता दीजिए, आपने थोड़ा भी अगर कोई जाना, मेरा क्या एजेंडा हो सकता है? हमारी तो अपनी चैनल भी नहीं है कि मैं कहूँ कि सब्सक्राइबर ही आ जाएं वहाँ पे। चैनल जरूर एग्जिस्ट करता है, लेकिन केवल हमारे जो टेस्टिमोनियल है उनको पब्लिक तक पहुँचाने के लिए, केवल उतना। हम तो नहीं कह रहे कि आप आओ मेरी चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरी ये जो भी जाएगा ये तो आपकी चैनल पे जा रहा है, मुझे तो पता नहीं। बट व्हाट आई एम सेइंग इज, आप मुझे अभी बता दीजिए, अभी सवाल पूछ लीजिए कि मुझे लगता है आपका ये एजेंडा है। मेरा कोई प्रोडक्ट है? नहीं है। मैं कोई योगा क्लास चला रहा हूँ? नहीं चला रहा हूँ। मैं कोई जिम चला रहा हूँ? मैं बिल्कुल भी नहीं लाएंगे। हम तो जो प्रोडक्ट कह रहे हैं कि प्रोडक्ट से जीवन में कुछ हो ही नहीं सकता। मैं क्या बेचूंगा? मैं तो ये जो भी वट एवर आई एम टॉकिंग टू यू, यही हमारे प्रोग्राम में होता है। हर मंगलवार को हम फ्री वेबिनार करते हैं, लोगों से बात करते हैं, और यही रूटीन को फॉलो करने की कोशिश, उनसे कहते हैं ये रूटीन आप फॉलो कीजिए। सुबह उठिए, पानी पीजिए, अपने वजन को मॉनिटर कीजिए, उसके बाद खाना खाइए। यही हमारे प्रोग्राम में भी यही होता है। कुछ लोगों को जो लगता है कि बात ठीक कह रहे हो, लेकिन बॉस मुझे पता नहीं आप क्या कह रहे हो, मुझे समझ में आता नहीं है, मैं अपने काम में व्यस्त हूँ। तो इस वजह, अभी जैसे अकाउंटिंग क्या बहुत लोगों को नहीं आती है, लेकिन वो सीए को हायर करते हैं कि बॉस मुझे पता नहीं, मैं अपना कोर काम करूँगा। तो लोग कहते हैं बॉस मैं काम में लगा हुआ हूँ, मैं, मुझे आप बता दो मुझे क्या खाना है, तो हम उनको, वो आ जाते हैं या फिर हम उनको हेल्प करते हैं। दैट इज हाउ इट इज। मैं तो प्रोग्राम बेचता भी नहीं हूँ। मैं कभी किसी को हम ये नहीं कहते हैं कि प्लीज ज्वाइन माय प्रोग्राम, नेवर एवर। सुधीर जी, सोने के लिए नींद कितने घंटे की होनी चाहिए? 7 आवर्स की नींद, 7 आवर्स हमारा फंडा है। हर चीज़ का हमारा एक नारा है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि खाना वही, तरीका सही। दूसरा हमारा एक और नारा है, कीटो नहीं ईटो। तो इसी तरीके से अभी हमारा ये यहाँ पे भी ये नारा है, 7 आवर्स ऑफ जीरो डिस्टर्बेंस स्लीप। और वी एंश्योर दैट, ये हम कहते नहीं है कि मैंने आपका थायराइड 600 से 150 पे ले आया, ऐसा कहने से नहीं होता है। वी एंश्योर 2 थिंग्स, कि आपको 7 घंटे की नींद आए, और दूसरा अनडिस्टर्ब्ड आए। मतलब बीच में आप वॉशरूम के लिए भी ना? बिल्कुल भी ना। वॉशरूम के लिए अगर आप जा रहे हो, ईश्वर ने पानी को कलेक्ट करने के लिए एक ही ऑर्गन बनाया है जिसका नाम है ब्लैडर। उसमें 300 ml के आसपास, और ईश्वर ने वो ऐसे बनाया है कि रात भर की 7 घंटे की नींद में जो प्यूरिफिकेशन होता है, उसका वेस्ट मटेरियल वहाँ पे इकट्ठा हो जाए, और उसमें इतना दम होना चाहिए उसको होल्ड करके रखे। अगर आप होल्ड नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब आप फंडामेंटली इंटरनली बहुत वीक हैं। डाइट नमकीन, डाइट बिस्किट, डाइट, अरे भाई जिसको खाना है नॉर्मल खा ले, डाइट में कौन सा तुम अलग करके ला रहे हो? माइंडफुलनेस से खाओ, कितना खा रहे हो, कब खा रहे हो, ध्यान रखो। मतलब आप डाइट के नाम पे एक अलग दुकान चला रहे हो। पूरी दुकान चल रही है भाई, गजब चल रहा है। और ये जो सो कॉल्ड एक्सपर्ट्स हैं, एक्सपर्ट कौन होते हैं? या तो मेडिकल फील्ड से आने वाले, या न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स फील्ड से आने वाले लोग हैं। ये मैं कॉन्फ्रेंसेज में जाता हूँ और वो ये बैठे होते हैं, हर कॉन्फ्रेंस में ये एक सेम सेट ऑफ पीपल ही बैठा होता है, कभी ये इधर कभी, और आपस में बात करते रहते हैं। ये ऑडियंस को मौका ही नहीं देते हैं सवाल पूछते। मैं कॉन्फ्रेंस में किस लिए गया 5-6-10 हज़ार रुपए फीस देने के बाद, कि भाई मैं इन एक्सपर्ट से कुछ ज्ञान प्राप्त कर सकूं, मेरे मन में जो गैप है मैं इनसे पूछ सकूं। मैं तो इंजीनियर हूं बाय एजुकेशन, तो मेरा मन करता है कि मैं यूट्यूब से डेफिनेटली पूछ सकता हूं, बट अगर मेरे सामने अर्चना जी लाइव बैठी हैं तो पत्रकारिता के बारे में मैं आपसे कुछ टिप्स लूंगा कि नहीं लूंगा? बिल्कुल सही बात है। मैं इनसे कुछ, लेकिन ये आपस में ही सवाल जवाब करते रहते हैं। और ये जो इधर ऑडियंस में हजारों का ऑडियंस बैठा होता है, जिसमें 70% स्टूडेंट्स होते हैं, इनके यंग माइंड को ऐसा करप्ट कर देते हैं कि खाना जहर है। खाना बिल्कुल भी नहीं खाना है, आप जो मर्जी खाइए। यही लोगों ने पहले कहा कि घी नहीं, अरे घी नहीं खाना है, देसी घी नहीं खाना है, नुकसान है। फिर अब घी के शॉट्स पियो। हाँ, मतलब मुझे तो समझ में नहीं आता कहाँ से हम
मुझे लग रहा है मैं आपसे बात करूंगी तो बहुत लंबा करती जाऊँ, क्योंकि मजा आ रहा है बात करने में। एक रैपिड फायर राउंड करते हैं ताकि बिल्कुल। लोगों को ना कुछ चीजें पता लगे बहुत जी। जल्दी जल्दी। डाइटिंग मिरेकल और मिथ? मिथ है कंप्लीटली, मिरेकल तो खाना खाना है। राइस बैड फॉर वेट लॉस? राइस से ही वेट लॉस होगा, इट इज एसेंशियल। शुड आई ईट आफ्टर 7 PM? जब भी भूख लगे, जब भी आपका नॉर्मल टाइम है, डेफिनेटली खाना चाहिए। इंटरमिटेंट फास्टिंग करनी चाहिए, हाँ या नहीं? बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। इंटरमिटेंट ही नहीं, कोई भी फास्टिंग बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। मानव जीवन खाना खाने के लिए बना है। अगर आपको फास्टिंग में थोड़ा भी अगर कंसेप्ट में आता है ना, अगर आपके घर में कुत्ता है, पेट है, उसको एक दिन की फास्टिंग करा के देखो, आपको ही ना खा जाए तो बात अलग है। आपके घर में अगर गाय हैं और आपको लगता है कि फास्टिंग की वजह से स्वास्थ्य अच्छा होता है, गाय अच्छा दूध देगी, एक दिन उसको खाना मत खिलाओ, अगले दिन दूध नहीं देगी। फ्रूट्स आपको मोटा बनाते हैं? बिल्कुल भी नहीं, फ्रूट खाने से ही वजन कम होता है। ग्रीन टी से फैट बर्न होता है? इसके बारे में कहना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बिकॉज हमें बिल्कुल भी पता नहीं, लेकिन हम एडवाइस ज़रूर करते हैं कि ग्रीन टी खाने के बाद ज़रूर थोड़ी सी पीनी चाहिए। एक कप से ज़्यादा नहीं पीनी चाहिए, बट पीनी चाहिए, लेकिन डिप डिप वाली नहीं, होल लीफ वाली पीनी चाहिए। वो डिप डिप वाली में उसमें अपने केमिकल होते हैं, उसमें अपने सिस्टम से, उस पर रिसर्च डेफिनेटली हो चुकी है। क्योंकि वो जो केमिकल्स उसमें लगे होते हैं, पेपर में जो लगे हुए होते हैं, और दूसरी बात क्या होती है, ये प्रोसेस्ड होती है, जो चूरे के रूप, उसमें पता नहीं चूरा है, नीम की पत्तियां हैं, आई मीन जस्ट नाम लेने का, उसमें क्या है वो ले, लेकिन होल लीफ वाली जो रियल ग्रीन टी है उस पर रिसर्च डेफिनेटली हुई है। और जो ईस्टर्न वर्ल्ड है, जैसे जापान हो गया, चाइना हो गया, कोरिया, इन लोगों के जीवन में उसका समावेश है, और लॉन्जेविटी में थोड़ा सा फर्क उससे पड़ता है। कैन आई लूज वेट विदाउट एक्सरसाइज? डेफिनेटली। जो लोग एक्सरसाइज नहीं करते हैं उनका वजन ज़्यादा जाता है उन लोगों के कंपैरिजन में जो एक्सरसाइज करते हैं। एक्सरसाइज का कोई भी रोल वेट लॉस में बिल्कुल भी नहीं होता है। ब्रेकफास्ट मैंडेटरी होता है या ऑप्शनल? कंपलसरी करना ही है। ब्रेकफास्ट ही नहीं, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर तीनों खाने आपको राजा की तरीके से खाना है। अपना दिनचर्या, अपना जीवन राजा की तरीके से ही बिताना है। ऐसा नहीं कि ब्रेकफास्ट प्रिंस की, राजा की तरह, ये प्रिंस की तरह, ये भिखारी की तरह, मतलब आप भिखारी की तरह सो। ये जो एक्सपर्ट है इसलिए बने हुए हैं कि आपको राजा की, भिखारी की तरह सुलाएं। नॉनसेंस है। शुगर पॉइजन है या नहीं? बिल्कुल भी नहीं है, कोई भी चीज़ पॉइजन नहीं है। लेकिन अगर आपने एक्सेस में किसी भी चीज़ को लिया, अमृत भी पॉइजन होता है, और सही मात्रा में लिया तो जहर भी अमृत का काम करता है। बिल्कुल सही बात कही आपने। पानी भी अगर आप एक्सेस में पियोगे ना तो वो भी नुकसान करता है। मेरे जानने में एक लड़की थी, वो हॉस्पिटलाइज हो गई। क्यों? उसको किसी ने ज्ञान दे दिया कि आप वाटर डाइट पे आ जाओ। अब उसने इतना पानी पी लिया कि उसके सारे जितने मिनरल्स थे सब बाहर निकल के बॉडी में, हॉस्पिटलाइज हो गई। मैंने कहा मतलब कहाँ से पागलपन आता है लोगों के अंदर। मैं इस पे एक और स्लोगन देता हूँ। जैसे मैंने आपको 2-3 स्लोगन बताए। हमारा ये कहना है अर्चना जी, अगर प्यास लगे तो समंदर भी पी जाओ, और प्यास ना लगे तो एक बूंद भी नहीं पीना है। बिल्कुल सही बात है। बॉडी बता देती भाई प्यास लगती है, पी लो ना, पी लो पानी। उसके बाद ये घड़ी देख के पानी नहीं पीना कि 2 घंटे में पानी पीना, 1 घंटे में पानी पीना। बिल्कुल सही। डिटॉक्स, ये जो डिटॉक्स जो जूसेस होते हैं, जो डिटॉक्स वाटर होते हैं, लोग पीते हैं, ये पॉइजन होते हैं, बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। जब आप खाना खाएंगे डिटॉक्सिफिकेशन अपने आप हो जाता है। बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन अपने आप करती है। जो आप सांसें ले रही हो इस समय, वो डिटॉक्सिफिकेशन का हिस्सा है। जो अगर थोड़ा बहुत पसीना आता है वो डिटॉक्सिफिकेशन का हिस्सा है। इवन जो नाखून है वो भी डिटॉक्सिफिकेशन का हिस्सा है। आंखों में से निकलता हुआ पानी डिटॉक्सिफिकेशन का हिस्सा है। छिछी सुसु सब डिटॉक्सिफिकेशन बॉडी ऑटोमेटिकली करती है। इसके लिए ये जितने भी ये चीज़ें ले रहे हैं ये एक्चुअली पॉइजन है। ये टॉक्सिन्स बॉडी में क्रिएट करते हैं, चाहे वो ABC जूस हो, चाहे वो X हो, Y हो, या ये ग्रीन जूस हो, बिल्कुल भी नहीं लेना है। चबा चबा के खा लो। जो भी इसके कंपोनेंट्स हैं उनको चबा चबा के खा लो। जो लौकी का जूस और ये सब पीते हैं वो भी, लौकी का जूस तो पॉइजन है, बिल्कुल पॉइजन है। ऐश गार्ड का जूस जो बाबा जी उसको प्रमोट करते थे, उनकी खुद की दिमाग की नस फट गई। वो ये कहते हैं वो बाबा जी कि ऐश गार्ड का मैं सुबह 5 बजे जूस पीता हूँ और दिन में एक ही खाना खाता हूँ। 10 महीने बीमार पड़े रहे वो, 10 महीने बीमार पड़े रहे। और सब लोग उनकी प्रार्थना करते हैं, इनकी अच्छी अच्छी बातों से हम वंचित हो रहे हैं, ये जल्दी ठीक हो, ईश्वर करे। और वो आए, 10 महीने के बाद आए। दूसरे एक और बाबा जी जो लौकी का जूस करते हैं, कोई भी गूगल करके देख सकता है, लौकी का जूस पी के हज़ारों लोग मरे हैं। और सरकार ने किसी टाइम में इसको बैन किया था। लौकी का जूस वॉज बैंड। कोई भी जूस किसी भी चीज़ का बिल्कुल भी नहीं चाहिए पीना, चाहे वो सब्जियां हो, चाहे एलोवेरा हो, चाहे आंवला हो। आंवला खाओ ना, लौकी खाओ ना, जूस क्यों पीना? अचार बना के, मुरब्बा बना के खाओ, ऐसे खाओ आंवला। ये सब जो तरीका है उसको फॉलो करो, नई चीज़ों में मत पड़ो। बिल्कुल। घी हेल्दी है देसी घी? देसी घी के 2 प्रकार होते हैं। देसी घी 2 तरीके से बन सकता है। एक फर्मेंटेशन प्रोसेस से आता है कि दूध निकाला, मलाई जमाई, उसकी दही जमाई, उसको बिलोया, बिलोने के बाद जो मट्ठा निकला, मट्ठे की तरह पिया, और मक्खन को आपने हीट किया तो क्लैरिफाइड बटर। दैट इज़ वन वे ऑफ डूइंग इट, विच इज़
कंसिडर्ड टू बी गुड। जो दूसरा मेथड है जिसमें आपने इंडस्ट्री में दूध से डायरेक्टली आप जब मक्खन घी बना देते हो, दैट इज नॉट करेक्ट। ओके, अच्छा जी। कैलोरी काउंटिंग, कैलोरी इटसेल्फ इज ए हाइपोथेटिकल फेक फिक्शनल शब्द है। कैलोरी डज नॉट एग्जिस्ट एज फार एज द हेल्थ इज कंसर्न, एज फार एज द फूड इज कंसर्न इट इज़ ए मिसकंसेप्शन, कंप्लीटली गलत आइडिया है और ये एग्जिस्ट करती नहीं है। चीट मील्स, चीट मील डू नॉट एग्जिस्ट। ये चीट मील कुछ भी नहीं होता है। चीट मील मतलब मनपसंद खाना। तो अगर आपको कोई भूखा रखेगा तो आप कुछ भी खाओगे, फिर बिकॉज बुद्धि काम करना बंद कर देती है, फिर आप फ्रिज खोलोगे, जो दिखाई देगा वो आप खाओगे। और हम कह रहे हैं पहले ही खा लो ना। अगर आपने पेट भर के मैंगो खा लिया तो आपको 2 घंटे भूख, जब भूख लगेगी तो आप फ्रिज खोलोगे क्यों? जब आपको हाथ धोने होते हैं तभी तो नल खोलते हो, 24 घंटे नल खोल के बैठे रहते हो। जब जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है तब आप वो एक्शन लेते हो कि नहीं लेते हो? अदरवाइज क्यों फ्रिज खोलेगा कोई, क्यों कबर्ड खोलेगा? तो जब आप भूख लगेगी, देखिए भूख लगना इस बात का इंडिकेशन है कि आपकी बॉडी में एनर्जी की कमी हो गई है, न्यूट्रिशन की कमी हो गई है और वो भूख के रूप में आपके सामने आती है और फिर आप एक्शन लेते हो। तो इसलिए जब आप भूख लेते हो, चीट मील अगर कोई कर रहा है ये बहुत ही गलत चीज़ है, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। हाई प्रोटीन लो कार्ब डाइट, प्रोटीन और कार्ब में तो हम कभी वो करते नहीं हैं। हमारा ये मानना है बॉडी अपने आप एक पोस्टमैन की तरह काम करती है। जब आप खाना खाते हैं वो जिसको जो न्यूट्रिएंट चाहिए होता है, एक बच्चा 2 फीट से 6 फीट का हो जाता है, बॉडी अपने आप हड्डियां ग्रो करती है, अपने आप मसल्स ग्रो करती है। ये जो प्रोटीन ये नॉनसेंसिकल बातें हैं, इडियोटिक बातें हैं, स्टूपिड बातें हैं। शेक्स बिल्कुल भी नहीं पीने चाहिए। ये सारी चीज़ें प्रोसेस्ड होती हैं। आप शेक का मतलब क्या? घर में शेक बना के बिल्कुल भी नहीं पीना है। आप खाओ ना मैंगो खाने में जो आनंद है वो शेक में क्यों है? वो तो ज़बरदस्ती आपने अपने ऊपर लाद लिया हुआ है ना। लीची खाइए, लीची का शेक बना के खाने में आनंद आएगा कि लीची में आनंद आएगा? आप खुद ही सोच लीजिए। और नहीं भी ना भी सोचें तो अब सोच लीजिए, लीची खाइए ना, आनंद लीजिए ना लीची का। क्यों आप इस सब चीज़ों क्या एक तो मेहनत, अब फिर अब मिक्सी का जार जो धोते बैठो, फिर उसके जो कचरा है उसको फेंकते बैठो। आप ग्रहण करो ना। डेयरी, दही, दूध, पनीर, अगर आप अपने मेन खाने का जो मैंने आपको 5 मील बताए हैं उनको आपने उस तरीके से खाया, बाकी सारी चीज़ें कोई मायने नहीं रखती हैं। शब्द चाहे वो डेयरी के रूप में हो, शब्द चाहे वो मशरूम के रूप में हो, शब्द चाहे किसी भी रूप में हो, लेकिन अगर आप ये जो बेसिक रूटीन आपको बताया है इसके अलावा अगर आप कुछ भी करना चाहते हैं तो वो डेफिनेटली कर सकते हैं। बट वेट फॉर 70-75 कुछ जो हायर लेवल की चीज़ें मैंने आपसे क्लियरली बोला। समोसा इंट्रोड्यूस करो 75 दिन, जब आप एक रूटीन में आते हो तो 75 डेज के बाद में आपको डेफिनेटली समोसा खाना ही है। क्या स्ट्रेस से वजन बढ़ता है? नहीं, उल्टा है, वजन से स्ट्रेस बढ़ता है। वजन बढ़ने का मतलब ही ये होता है कि आपके अंदर न्यूट्रिशन नहीं गया और न्यूट्रिशन की वजह से स्ट्रेस होता है। जो व्यक्ति अच्छा खाना खाता है उसको स्ट्रेस होगा ही नहीं कभी। लोग तो खुद कहते हैं कि मेरी जितनी भी जो टेंट्रम्स में फेंकती थी, बच्चों को पिटाई करती थी, जो दिमाग में पका रहता था, वो तो सभी खत्म हो गया। जितनी भी चिड़चिड़ापन, इरिटेबिलिटी, वो सारी खत्म हो। इरिटेबिलिटी और क्या है? मेंटल स्ट्रेस ही है ना। मेंटल कंडीशन का नेगेटिव साइड में होना ही इरिटेबिलिटी है कि नहीं है? जब आप खाना खाएंगे तो जो टीचर्स हमारे पास आते हैं वो कहते हैं बच्चे भी खुश हैं, मेरा परिवार भी खुश है। ये हो क्या गया, इतनी खुश रहती हो? अभी आप सोचिए, जिसको एक्सपर्ट्स ने लीची 10 साल से बंद कर रखी है, एक्सपर्ट्स के कहने पे, आज आशा जी के पास आने के बाद अगर वो 20 लीची खाती है तो मेंटल फैकल्टीज़ का क्या हाल होगा? मज़ा आएगा कि नहीं आएगा? आपको सुन के मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना? सो दिस इज हाउ इट इज। सुपर फूड कॉन्सेप्ट, सुपर फूड हमारा ये कहना है, अगेन हमारा ये नारा है, आपका रोज़मर्रा का खाना ही सुपर फूड होता है। दाल, चावल, रोटी, सब्जी और फ्रूट, यही सुपर फूड है। अगर कोई कहे सड़ा हुआ पानी, स्पिरुलिना, ब्लूबेरीज, इनमें कुछ नहीं होता है। अंग्रेजों के यहाँ यही होते हैं, उनको बेचारों को पता नहीं है अंगूर क्या होता है। इस वजह से उनको पता नहीं दाल, चावल, रोटी, सब्जी क्या होता है। वो तो चिकन ही फाड़ रहे होते हैं या सी फूड खा रहे होते हैं, तो उनके लिए वो हो सकता है। बट हमारे हिसाब से दाल, चावल, रोटी, सब्जी एंड फ्रूट यही सुपर फूड है और कोई भी चीज़ सुपर फूड हो नहीं सकती है। लोकल, सीजनल, नॉनसेंसिकल आइडिया है, स्टूपिड, एंड मैं तो यही कहता हूँ ये आइडिया है। अगर आप इसको मुझे ये बताइए, अंगूर आसाम में नहीं लगता है लेकिन नासिक में लगता है, तो क्या आसाम वाला अंगूर खाएगा ही नहीं? अगर पाइनएप्पल, इतना टेस्टी पाइनएप्पल, गुलाब की खुशबू वाला पाइनएप्पल अगर आसाम में मिल रहा है तो जैसलमेर वाला पाइनएप्पल खाएगा ही नहीं? नॉनसेंसिकल। ये किसी ज़माने में सत्य हो सकता था, बिकॉज अगर मान लो ये यहाँ से ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट वॉज सो हाई कि वो बहुत एक्सपेंसिव मिलता था, तो लोकल जो चीज़ है वो सस्ती मिलती है, इसलिए लोग कहते हैं लोकल खा लो भाई, क्यों इतनी महंगी वाली खानी। बट आज तो हर चीज़, अगर एप्पल यूएसए में 200 रुपये किलो है तो इंडिया में भी 200 रुपये किलो है, और किसी गाँव में, नागौर डिस्ट्रिक्ट के किसी गाँव में भी 200 रुपये किलो है। इट डजेंट रियली मैटर, खाओ ना जो मिल रहा है, क्यों उसके एनालाइज करना? जो मिल रहा है खा लीजिए। ब्रोकली या गोभी? गोभी ऑलवेज।
और कौन सी एक चीज़ है जो इंसान को रोज़ अपनी डाइट में ज़रूर लेनी चाहिए? दाल चावल रोटी सब्जी और फ्रूट्स, यही चीज़ें खानी है, हर दिन लेनी है। बाकी सारी चीज़ें 80% ये होना चाहिए, 20%, बट आप पहले बख्तर बंद कर लो अपने आप को, फिर सड़ाओ मत ना उसको। फिर साइकिल अगर आपकी ठीक होगी तो कांटों पे थोड़ी चलाओगे, लेकिन कभी कभी जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट आप ऑफ रोडिंग कर सकते हो, बट विद ड्यू कॉन्सिक्वेंसेस। आपको पता है कि क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, और जब हमारे पास आके आप ऑफ रोडिंग सीखते हो तो आपको पता चल जाता है कि ऑफ रोडिंग करने का सही तरीका क्या होता है, और उसके बाद आपका कभी भी डैमेज होगा ही नहीं, आप फिर अपने मेन ट्रैक पे आ जाएंगे। हर समय ऑफ रोडिंग रहोगे तो प्रॉब्लम है ना। प्रॉब्लम होगी। बच्चों के लिए जो हेल्थ ड्रिंक होते हैं, जो दूध में डाल के पिलाते हैं हम, अलग अलग चीज़ें, बॉर्नवीटा, मतलब पता नहीं क्या क्या, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अगर आपके जीवन में इन सब चीज़ों का समावेश रहेगा, मैं एक ही एग्जांपल देना चाहता हूँ आपको यहाँ पे। एक आसाम की धावक थी हिमा दास, वो गोल्ड मेडल लेके आई ना। क्यों लेके आई? उसके पास तो बेचारी के पास खाने को भी नहीं होता था। तो आपका जो खाना है, नॉर्मल खाना है, जीवन उसी से सक्षम बनता है और कोई भी रास्ता होता नहीं है। बच्चों को आप अपने हाथों से, मैं ये कहता हूँ, मैं तो शब्द का बड़ा कठिन से यूज़ करता हूँ, पॉइजन अपने हाथों से खिलाते हो। उसको आलू पराठा खिला दो ना, बिकॉज आप मेहनत नहीं करना चाहते हो और किसी ने आपके दिमाग को इन्फ्लुएंस कर दिया। और किस व्यक्ति को आदमी कोई दूसरा इन्फ्लुएंस कर सकता है? जो दिमाग जो कमज़ोर हो उसी को इन्फ्लुएंस कर सकते हो। जो स्ट्रांग हो उसको कैसे इन्फ्लुएंस करोगे? मुझे तो कोई नहीं इन्फ्लुएंस कर पाता, तो आपको भी शायद कोई नहीं इन्फ्लुएंस कर। लेकिन जो परेशान हो गए हैं, जिनकी मेंटल फैकल्टीज थोड़ी वीक हो गई हैं, उनको कोई ये घोल घोल के पिलाओ। सप्लीमेंटेशन कभी कभी ज़रूरी हो सकता है, लेकिन ओनली फॉर ए लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम। ऐसा नहीं कि आप मतलब बच्चा 10-5 साल तक उसको कुछ घोल घोल के पिलाते जा रहे हो, दैट इज़ नॉट करेक्ट। खाना खिला लो ना। ये 5 चीज़, जो 5 बिल अगर आप ढंग से खा लोगे, जो सूत्र मैंने आपको बताया है वो कर लोगे, तो किसी चीज़ की ज़रूरत, जीवन सस्ता हो गया कि नहीं हो गया, आसान हो गया कि नहीं हो गया। आपको जब जूस नहीं बनाना तो मिक्सी का जार भी नहीं धोना, और वो 500 रुपए का आप लेके भी नहीं होगे। आप अगर 1 किलो फल लेके आओगे तो वो खाओगे तो आप 2 दिन 3 दिन 2 लोग मिलके खाओगे। एग्जैक्टली, दैट्स व्हाट वी से। अगर आप जूस निकालोगे तो वो इतना सा हो जाएगा, वो आपको महंगा भी पड़ेगा, और उससे न्यूट्रिशनल वैल्यू भी आप उसकी सारी उसकी फेंक दे रहे हो। और अगर आपके मेडिकल चक्रों से अगर आपके मुक्ति मिल गई, मैं कहता हूँ आपको 50% भी मुक्ति मिल गई, तो सोचिए द अमाउंट ऑफ मनी दैट यू आर गोइंग टू सेव, और मन कितना शांत रहेगा ना। अभी तो आप परप्लेक्स्ड हैं कि मैं क्या करूं, धनिया पानी पी रहा हूं कि जीरा पानी पीऊं, ये पानी पीऊं कि वो पानी पीऊं, ये जूस पीऊं कि वो जूस पीऊं तो कितना पीऊं। हम कह रहे हैं बस सादा पानी पी लो। जीवन में आसानी हो गई कि नहीं हो गई? पानी से बढ़िया अमृत कोई हो सकता है क्या? सही बात नहीं है, हो सकता। सबसे अच्छा ड्रिंक वही है। फिर जैसे ये लोग खाते हैं, ओट्स लेते हैं लोग, या इस तरह की चीज़ें, या म्यूसली खाते हैं, इनको आप किस कैटेगरी में रखते हैं, हाँ या नहीं है? देखिए, ऑब्जेक्टिव क्या है? अगर आप मज़े के लिए, म्यूसली टेस्टी लगती है, मैं भी खा लेता हूँ कभी, बट अगर आपका पर्पस वेट लॉस है तो बिल्कुल भी नहीं, और अगर मज़े से खा रहे हो तो खा लीजिए, कहाँ प्रॉब्लम है। बिस्किट जो होते हैं, जैसे डायबिटीज़ में लोग अलग तरह के बिस्किट खाते हैं, वो ये बिस्किट वो बिस्किट, और अलग अलग। आगे आपने बिल्कुल इसको एक ऑब्जेक्टिव के साथ शामिल करके कहा, किसी से कभी भी कुछ ठीक नहीं होगा, कोई ठीक कर आप मुझे अपने एक्सपीरियंस से बताइए कि जो भी ये एडवाइजरी होती है सो कॉल्ड क्वालिफाइड एंड सर्टिफाइड लोगों की, क्या डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं बिस्किट, 2 बिस्किट चाय के साथ? मैं ये कह रहा हूँ, आज का नारा है, भारत सरकार का नारा है, या साइंटिफिक वर्ल्ड का नारा है, इंडिया हैज़ बिकम डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। 33% से ज़्यादा लोग, और भारत सरकार के डॉक्टरों की रिसर्च ये कहती है कि 50% जो डॉक्टर्स हैं वो खुद ही, डॉक्टर कौन से, जो मॉडर्न मेडिसिन के डॉक्टर हैं, वो कम से कम 50% डॉक्टर डायबिटीज़ से पीड़ित हैं, खुद हैं। ये एक डिटेल स्टडी कह रही है, टाइम्स ऑफ इंडिया ने उसका पेपर में डाला था, और ये सारी चीज़ें गूगल करके देख सकते हैं। 20% डॉक्टर्स ओबीज हैं। ओबीज मतलब बहुत मोटे हैं, एक होता ओवरवेट थोड़ा सा मोटा, एक ओबीज मतलब बहुत मोटा। 20% डॉक्टर्स बहुत मोटे हैं, 53% जो डॉक्टर्स हैं वो डायबिटिक हैं, आई थिंक 50% डॉक्टर्स वो हाइपरटेंशन से पीड़ित है। 50% मॉडर्न ज़माने के मेडिकल एक्सपर्ट की जमात ही बीमार है लाइफस्टाइल डिजीजेज से। क्यों? क्योंकि वो उनका जो लाइफस्टाइल है वो ठीक नहीं है। इसलिए इन सब चीज़ों में कोई भी औचित्य नहीं है। आपका अगर फास्टिंग ब्लड शुगर या शुगर ठीक होता है, इसी खाना खाने से ठीक हो सकने की उम्मीद होती है। हमारे पास एक लेडी जो वर्स्ट केस कंडीशन 2 मैं आपको बताऊंगा, 11.7 HbA1c के साथ आई थी, केवल 120 डेज़ में। एक्चुअली वो हमारे साथ 120 डेज़ में थी, 5.5 आ गया है नॉर्मल खाना खाते हुए।
और वो HbA1c जब टेस्ट कराती थी उससे पहले वाले दिन सब कुछ, ये तो फास्टिंग होता है ना एक्चुअली, तो सब कुछ खाते कि चावल भी खाए और मैंगो भी खाए और भर के खाए, ठूस ठूस के कि मुझे एबनॉर्मली खाना है और फिर टेस्ट कराना है। बिल्कुल ठीक आया, 4 महीने में बिल्कुल ठीक हो गया। अभी भावना जी थी, हमारे सोशल मीडिया पे पड़ा होता है, गुजरात से, उनसे हिंदी बोली भी नहीं जाती थी, बड़ी हेजिटेंटली उन्होंने कहा 12 साल से 70 यूनिट्स ऑफ इंसुलिन वो लेती थी, 12 साल से इस नॉर्मल प्रोग्राम को फॉलो करते हुए। आशा जी ने जैसा कहा वैसा फॉलो करते हुए 0 हो गई उनके डॉक्टर, और ये डॉक्टर 0 करते हैं, हम लोग नहीं करते, डॉक्टर्स ही कहते हैं कि अब आपको टेस्ट तो वहीं से आता होगा ना। इंसुलिन, हम मेडिकल फील्ड की जो एडवाइस उसमें हम कुछ नहीं, जो लोग जो गोली खाते हैं वो खाते रहते हैं, डॉक्टर ही उनको बंद, जो एक्सपर्ट हैं वही उनको बंद करते हैं। तो उन्होंने उस इंसुलिन को 0 हो गया 90 डेज़ के भीतर। हेल्थ को अच्छा होने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको रोज़मर्रा में तंग करती हैं, माइग्रेन हो गया, गिरते हुए बाल हो गए, ना घुटने का दर्द हो गया, ये आपका 14 दिन में ठीक होने की उम्मीद होती है। इसीलिए हम कहते हैं 14 दिन अपने आप को 100% दे दो, 99%, 95% तो दे दो, थोड़ा बहुत एबरेशन इज़ ओके। ये सब चीज़ें जो रोज़मर्रा में तंग करती हैं वो आपकी 14 दिन में डेफिनेटली ठीक होती हैं। और जो ये आपके ब्लड में घूम रही हैं, दिखाई नहीं देती हैं, तंग नहीं कर रही हैं, वो कोलेस्ट्रॉल के रूप में हो या डायबिटीज़, ये 90 डेज़ में ठीक होने की पूरी उम्मीद हो जाती है। सुधीर जी, आखिर में एक मंत्रा लोगों को हेल्दी जीवन के लिए। हेल्दी जीवन के लिए 3 मंत्र होते हैं हमारे, ठीक है। खूब खाओ, वज़न घटाओ। खूब खाओ का मतलब है दिन में कम से कम 5 बारी आपको खाना चाहिए। दूसरा है भरपेट खाओ, वज़न घटाओ। जब भी खाने बैठो, ब्रेकफास्ट खाओ पेट भर के, फ्रूट खाओ पेट भर के, लंच खाओ पेट भर के, स्नैक खाओ पेट भर के, डिनर खाओ पेट भर के। ये दूसरा मंत्र है, भरपेट खाओ, वज़न घटाओ। बाकी लोग कहते हैं कि एक खाने को 5 बारी टुकड़े करो, नहीं, इंडिविजुअल खाने को इंडिविजुअली पेट भर के खाना है, ठीक है। तीसरा मंत्र है बिंदास खाओ, वज़न घटाओ। ओके, कि जब आप खाने बैठो तो बिल्कुल भी सोचना नहीं है कि ये फास्ट फूड है, कि जंक फूड है, कि घर का खाना है, कि बाहर का खाना है। गिल्ट फ्री खाना है, सब कुछ खाना है, लेकिन जो पॉइजन है उसको बिल्कुल भी नहीं खाना है। पॉइजन क्या है उनको भी मैं क्विकली बता देता हूँ। जितने भी ये मिलेट्स हैं ये सारे पॉइजन है, किसी को भी बिल्कुल भी नहीं खाने। ब्लैक राइस, ब्राउन राइस, किनोवा वगैरह बिल्कुल भी नहीं खाना है। पानी के साथ खिलवाड़ बिल्कुल भी नहीं करनी है, पानी को पानी की तरीके से पीना है। किसी भी चीज़ का जूस बिल्कुल भी नहीं निकालना है। लौकी जितनी मर्जी खाओ, एलोवेरा जितना मर्जी खाओ, कद्दू जितना मर्जी खाओ, ऐश गॉर्ड जितना मर्जी खाओ, लेकिन जूस किसी भी चीज़ का एक बूंद भी बिल्कुल भी नहीं लेना होता है। और जो सबसे एक्सरसाइज करने की तो ज़रूरत होती नहीं, वो आपकी अपनी इच्छा है, करूँ या ना करूँ, बिकॉज उसको खाने से कोई नहीं है, लेकिन टेंशन में नहीं करनी। अगर आपको टाइम है, फ्रेंड से मिलना है, ऑब्जेक्टिव के साथ नहीं, अगर आपको अच्छा लग रहा है कि चिड़ियों की चहचहाट सुनूं, माटी की खुशबू सूंघूं, तो ज़रूर जाइए, लेकिन नॉट फॉर गेनिंग एनी ऑब्जेक्टिव। इसकी वजह से कोई भला होने वाला बिल्कुल भी नहीं होगा। फाइनली, कोई भी नट्स, सीड्स, ड्राई फ्रूट्स बिल्कुल भी नहीं खाने। ये ड्राई फ्रूट्स का नहीं, बिल्कुल भी नहीं खाने हैं। बादाम से अकल आती है, बिल्कुल भी नहीं खाना है। अगर ये भिगो के बादाम तो बहुत लोग खाते हैं सुबह 8-10। ये थोड़ा सा लंबा टॉपिक हो जाएगा, इफ़ यू वांट मैं डिस्कस कर सकता हूँ। बादाम को भिगोते क्यों हैं? पत्थर को पानी में भिगो के रखो तो वो मट्टी बन जाएगा, बनेगा क्या? नहीं बनेगा। क्यों इसको भिगो के? अखरोट भिगो के रखने क्या होगा? नहीं, बादाम तो उसका छिलका ताकि उतार लें, इसलिए क्योंकि उसके छिलका तो मैं चक्कू से ऐसे ही उतार लेता हूँ। आपको लौकी का छिलका उतारना हो, उसको पानी में डुबो के रखते हो 12 घंटे, उतर जाता है ना। बादाम का नहीं उतरता है। किसका नहीं उतरता? बादाम। तो छिलका उतारना क्यों है? उसमें कुछ ऐसे होते हैं, मुझे एग्जैक्ट वो चीज़ नहीं ध्यान है इस वक्त उसका नाम, जिसके अगर आप बादाम के साथ तो उसका एब्जॉर्प्शन नहीं होता है, वो कुछ पॉइजनस कुछ ऐसा कोई। ओके, ये सिर्फ बादाम में होता है। तो एप्पल को आप छिलके के साथ क्यों खाते हो? एप्पल का छिलका क्यों नहीं निकालते? बादाम में अलग चीज़ है ना, हर सबके अलग गुण है ना हर चीज़ के। इसीलिए हम कहते हैं कि जिस चीज़ के छिलके में ही पॉइजन है तो आप उस सारे चीज़ में पॉइजन होगा। पॉइजन इन द सेंस, अगर आप मुझे ऐसा बताइए कि अगर किसी को स्किन इन्फेक्शन हो गया, इसका मतलब इंटरनली प्रॉब्लम होगी, तब तो स्किन इन्फेक्शन हुआ। मतलब आप कह रहे हैं ड्राई फ्रूट्स नहीं खाने चाहिए? बिल्कुल भी नहीं खाने चाहिए, 0। भिगो के जो खाते हैं वो बिल्कुल नहीं खाने चाहिए। अभी ड्राई फ्रूट मान लीजिए, किशमिश एक ड्राई फ्रूट है। ये किशमिश आप कहाँ से लाते हो? दुकान से लाते हो। दुकान में कहाँ से आता है? खेत से आता है। क्या किशमिश के ऊपर डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग लिखी होती है? नहीं। ये पता नहीं कब की होती है। अगर किसी चीज़ को आप किसी बर्तन में डाल के रखो तो उसके ऊपर क्या हो सकता है? अगर किसी चीज़ को बहुत लंबे समय तक आपने किसी बर्तन में डाल के रखा, खराब हो जाएगा। खराब हो जाएगा मतलब बैक्टीरियल इन्फेस्टेशन हो सकता है। हो सकता है। तो ये किशमिश के ऊपर फंगस होने का, बैक्टीरिया होने का पूरे चांसेस होते हैं कि नहीं होते हैं? नहीं, लेकिन वो तो दिखता है ना आँख से कि नहीं है, तभी तो खाते हैं। नहीं, आँख से दिखना और मतलब उस एक्चुअली होना तो 2 अलग अलग बातें हैं ना। तो वो खराब होगा ना अगर उसमें बैक्टीरिया डेवलप नहीं, कैसे होगा? अगर बैक्टीरिया है दिखाई देगा। अच्छा, इसको मान लो बैक्टीरिया नहीं भी है, उसको आपने 12 घंटे पानी में भिगो के रखा और एक बैक्टीरिया तो हो सकता है ना, वो तो आपकी हर चीज़ पे बैक्टीरिया तो होता ही है।
वो अगर इस बैक्टीरिया के साथ में आपने किसी चीज़ को 12 घंटे तक पानी में भिगो के रखा तो वो बैक्टीरिया का मल्टीप्लिकेशन होगा कि नहीं होगा, और फिर उसके बाद में आप उसको खा रहे हो, उसके पानी को भी पी रहे हो, क्या होगा? बैक्टीरिया इतना ग्रहण कर रहे हो। नॉनसेंसिकल बातें हैं। आपको खाना है तो अंगूर खाओ ना, किशमिश क्यों खानी है? नहीं, वैसे खा सकते हैं बिना भिगोए? बिल्कुल भी नहीं खानी है, खाने ही नहीं ड्राई फ्रूट, बिल्कुल भी। देखिए भिगोने हलवे में डाल के खा सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ, पहले हम इसको कंसेप्ट को समझते हैं थोड़ा डिटेल में। इसको भिगोते क्यों हैं? बादाम को क्यों भिगोते हैं और किशमिश को क्यों भिगोते हैं? किशमिश को भिगो के खाना चाहिए तो आपको पता होगा। बादाम को इसलिए भिगोते हैं क्योंकि किशमिश को भिगोया जाता रहा है, इसलिए बादाम को भिगोने का प्रचलन चल गया। क्योंकि जब भी आप बादाम को और किशमिश को आपने सेम कैटेगरी में रख दिया, जिसको ड्राई फ्रूट कहा जाता है। बादाम ड्राई फ्रूट नहीं है, किशमिश ड्राई फ्रूट डेफिनेटली, क्योंकि बादाम को सुखा के ड्राई किया तो इसलिए वो ड्राई फ्रूट है। वो अंगूर को सुखा के ड्राई किया तो आपका वो हाँ। किशमिश बना। इसका एक क्यों सुखाया? अंगूर ही क्यों नहीं खा लिया, उसको सुखाया क्यों? इसलिए सुखाया, इसका भी एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव, हिस्टोरिकल रीज़न देखना पड़ेगा। कि जैसे मैंने पहले कहा कि अंगूर उगता है नासिक में, और इस व्यक्ति को अभी नासिक में घर में कंजम्पशन पूरा हो गया, किसी के घर में गाय का दूध का कंजम्पशन पूरा हो गया तो पड़ोसी को बेचता है। फिर वो कहता है कि मैं तो 2 गाय लेके आऊँ तो और ज़्यादा, अब गोवर्धन दूध या एक्स दूध, मदर डेयरी, ये जिससे कि आप उसको ग्रो कर सके, अपने बिजनेस को, अपनी अर्निंग को, अपने रेवेन्यू को, इसीलिए कर रहे हैं ना। तो अब इलाका पूरे में सबने अंगूर खा लिए, अभी इसके पास और पैदावार है या और खेत खरीद लिए, इसका मन है कि आसाम वाला भी अंगूर खाए, है ना। तो कैसे खाएगा? अगर अंगूर बैलगाड़ी में भेजता आज से 100 साल पहले तो पहुंचते पहुंचते सड़ जाता। तो इसलिए इन्होंने इसको कहा कि इसको अगर मैं सुखा लूंगा तो इसके अंदर में पानी उड़ जाएगा और खराब नहीं, पानी की वजह से खराब होता है ना, अदरवाइज तो खराब नहीं होता। तो उसने ड्राई कर लिया और बैलगाड़ियों में भेज के उसने जैसलमेर भेज दिया, इधर भेज दिया, तमिलनाडु भेज दिया, सब जगह उसको भेज दिया। ओके, अब तमिलनाडु वाले लोग या आसाम वाले लोग या जैसलमेर वाले लोग वो इतने विजडम वाले थे, इतने बुद्धिमान थे, उनको ये पता था, सबको पता था कि हर चीज़ में, नेचर में जो पाई जाती है उसमें 70% पानी होता है। अंगूर में 70% पानी होता है। अगर ये पानी उड़ गया तो इसका मतलब ये न्यूट्रिशन का बॉम्ब बन गया। इसमें भयंकर न्यूट्रिशन है। अगर आप 10 अंगूर खाओगे और 10 किशमिश खाओगे तो न्यूट्रिशन एक अलग ही लेवल का होगा दोनों, क्योंकि उसको डाइल्यूट करने वाली कोई चीज़ नहीं है। और इतना खतरनाक न्यूट्रिशन आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं हो सकता, ये उनको विजडम में पता। इसलिए ये क्या करते थे, उसको 12 घंटे भिगो देते थे। तो 12 घंटे भिगोने के बाद वो किशमिश नहीं बची, वो अंगूर बच गया। भले ही वो 100% अंगूर नहीं है, लेकिन 70% तो अंगूर है। जो फ्रेशनेस वाली चीज़ें हैं कुछ उसमें से ज़रूर डिप्लीट हुआ होगा, लेकिन 90% 80% तो है। तो वो अंगूर खाते थे, किशमिश नहीं खा रहे हैं। जब आप भिगो के किशमिश को खा रहे हो तो किशमिश नहीं खा रहे हो, आप अंगूर खा रहे हो एक्चुअली, क्योंकि वो पानी कंटेंट वापस आया। डू यू एग्री विद दिस सो फार? मोटे तौर पे 90% तो एग्री। लेकिन जब इन्होंने क्या किया कि बादाम को भी जब ड्राई फ्रूट बोलना शुरू किया, बादाम को ड्राई फ्रूट ही बोलते हैं, सभी लोग ड्राई फ्रूट बोलते हैं, हम कहते हैं ये सीड है, बीज है, इसलिए फोड़ फोड़ के आपको बंदर निकालना पड़ता है। अखरोट को अब इन्होंने देखा, अरे यार ये तो मैं किशमिश को भी भिगो रही हूँ, बादाम को भी भिगो दूँ। उसका फिर वो क्या हुआ कि बादाम को भिगो क्यों रहे हैं, तो छिलका निकालने के लिए भिगो रहे हैं। भाई छिलका निकालना क्यों है, और 5 ही खाने हैं, 5 ही क्यों खाने? अभी कहेंगे रिसर्च है, मुझे तो दिखती नहीं 5 बादाम खाने की रिसर्च। और 5 बादाम की इसलिए कहते हैं क्योंकि बादाम महंगा होता है, हर व्यक्ति को खरीदना चाहिए। तो इन्होंने कहा कि कम इकोनॉमिकल, पैसे का लोड कम पड़े, 5 ही खा लो, बस ज़्यादा नहीं, ज़रूरत नहीं है। कहीं पे रिपोर्ट ये भी आती है कि 26 बादाम आपको रोज़ खाने चाहिए, कोई कह रहा है 29 खाने चाहिए, कोई कहता है भाई तुम कम से कम, साइंस वो होती है जो हिस्टोरिकली भी सेम रहे। नहीं तो आप कह रहे हैं कि नहीं खाना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं खाना। जो ये सीड्स होते हैं, चिया सीड्स और ये वाटरमेलन सीड्स, बिल्कुल भी नहीं। चिया सीड्स तो लोग सुबह पानी में मिला के, तो इसीलिए तो परेशान हो रहे हैं ना। ये सब बिल्कुल नहीं करना, बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इसीलिए हम ये कहते हैं नट्स, सीड्स और ड्राई फ्रूट्स बिल्कुल भी नहीं खाने चाहिए, जीरो कंजम्पशन। को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है, वो चिया सीड्स पीते हैं सुबह, उसी के लिए होती है, उसी की वजह से होती है। हम तो कह रहे हैं, एक लेडी आई है हमारे पास, यंग लोग थोड़े से कम आते हैं। हमारी जो एवरेज एज है ना, जब हम स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करते हैं अपने डाटा का, 49-50 ईयर्स की होती हैं। 1-2 लोग 30 साल के भी आते हैं, लेकिन अधिकतर लोग, आप समझ सकते हो एवरेज का मतलब है कि 50 साल के ब्रैकेट में होते हैं। लेकिन कभी कभी 30 साल के लोग भी आ जाते हैं। 30 साल के लोगों का मतलब ये है कि ब्लैक कॉफ़ी पी के सुबह सुबह जिम जाते हैं और वहाँ ग्रीन जूस पी रहे हैं जी, चिया सीड खा रहे हैं। ये सब चीज़ें नए ज़माने के लोग जो अपने आप को मानते हैं वो ऐसा करते हैं।
और फाइनली फिर वो कहते हैं हमारा तो कॉन्स्टिपेशन हो गया, ये हो गया। जब वो लेडी हमारे पास आई, उन्होंने कहा ये तो कमाल हो गया, मैंने कभी भी सोचा नहीं था। इधर मैंने आलू के पराठे खाए और 5 दिन तक मेरा स्टमक इतना क्लीन हुआ है, इतना क्लीन हुआ, ऐसा लगा जैसे स्क्रैप कर करके एक एक गंदगी निकाल दी। डीप क्लीनिंग जिसको बोलते हैं ना अर्चना जी, वो खाना खाने से ही हो सकती है, मैंगो केला चीकू खाने से ही हो सकती है, रोटी सब्जी दाल चावल और कोई भी रास्ता नहीं है। तो कुल मिला के पराठा खाइए, पिज़्ज़ा खाइए, पास्ता खाइए, दाल चावल रोटी सब्जी खाइए, लेकिन ड्राई फ्रूट मत खाइए। मतलब महंगी चीज़ों से दूर रहिए, जो सरल सस्ता मिलता है बढ़िया वो खाइए और स्वस्थ रहिए। सुधीर जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच अर्चना जी, मुझे अपनी बातों को कहने के लिए पूरे ईमानदारी के साथ मौका देने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। आप लोगों से गुजारिश है इस पॉडकास्ट को ज़रूर देखें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं जिनको ज़रूरत है, जो मोटापे से परेशान हैं, जो हेल्थ इश्यूज से परेशान हैं, उन तक ये पॉडकास्ट ज़रूर पहुंचाएं, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको इस पॉडकास्ट से फ़ायदा हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।